चलो, ये सबसे पहला चैप्टर है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th का 5th वाला यूनिट है और उसमें सबसे पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। और कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग उसका इंडेक्स देख लोगे, ठीक है। इंडेक्स मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको पता रहेगा कि नहीं पहले हम ये चीज़ पढ़ेंगे, इसके बाद ये आएगा एज ए ऑर्डर में, ठीक है। तो हम भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग ऐसे चलेंगे। 5 पॉइंट्स मैंने लिख दिए और अपन लोग एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे, क्योंकि ड्रॉपर 11th-12th वाले जितने भी बैठे हो, बट अपने को नीट ओरिएंटेड चलना है तो सिर्फ एनसीईआरटी से आता है। अगर 90 या 100 क्वेश्चन आते हैं, अभी 10 ऑप्शनल आने लग गए हैं, तो 10 ऑप्शनल में से 10 ऑप्शनल का मुझे नहीं पता बाहर से आते हैं अंदर से आते हैं इतना ज़्यादा, बट जो 90 तुमको सॉल्व करने हैं ना, 90 के 90 एनसीईआरटी से आएंगे, 89 भी नहीं, 90 मतलब 90। क्योंकि मैंने जब अभी दिया था तो मेरा था 360 में से 350 मतलब 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, जिसमें से एक तो मैच द कॉलम था और मैच द कॉलम में कुछ क्रेनियल बोन्स का कुछ पूछा था, तो मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, सिली मिस्टेक बोल लो उसको, और सेकंड वाला भी ऐसे ही गलत हो गया था। बाकी सारे क्वेश्चन सही थे और जो 2 गलत हुए थे वो भी एनसीईआरटी के थे और सबसे सिंपल क्वेश्चन में से ही थे, बट गलत हो गए थे कैसे भी। तो आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी से स्टिक रहना है। जो लाइन लिखी है जैसे एनसीईआरटी में एज ए स्टोरी लिखा है, तो उसको तुमको या तो चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर डायग्रामेटिक फॉर्म में, या रिप्रेजेंट अगर कोई डायग्राम दे रखा है तो डायग्राम में ही तुम वही लिख लोगे। सपोज डायग्राम में कुछ XYZ चीज़ नोट कर रखी है, तो उस XYZ चीज़ के जितने पॉइंट्स है ना, तुम वहाँ डायग्राम में लिख लोगे तो तुमको बेटर याद होंगे। जब डायग्राम देख लोगे तो तुम्हारा जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है वो याद हो जाएगा। तो मैं तुमको यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी को डिकोड करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। अगर तुम रेफरेंसेस ओपन करोगे तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, इतनी तुमको काम भी नहीं आएगी। अगर पढ़ भी ली, समझ भी ली, एग्जाम में नहीं आएगी क्या मतलब, क्योंकि टोटल 38 चैप्टर है बायो में, और एक चैप्टर को पढ़ने में अगर तुम 1 घंटा भी देते हो तो पूरी बायो रिवाइज करने में 38 घंटे लगेंगे। तो जितना शॉर्ट फॉर्म में तुम लिख सको, अपने नोट्स बना सको, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेटर है, सबके लिए, ठीक है। तो हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को सिर्फ एनसीईआरटी से स्टिक रहेंगे। अगर बाहर से किसी को कुछ डाउट हो, लास्ट बेंचेस वो नहीं है पढ़ने वाले, ठीक है, हटाओ। तो हाँ, अगर किसी को कोई सा भी डाउट हो, चाहे बाहर से अगर आपने पहले कहीं पढ़ा हो, आपको कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हो सर, डाउट मैं समझा दूंगा, बट मैं अलग से तुम्हें एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा रहा है यहाँ पे। जो एनसीईआरटी का है वही आएगा, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते होंगे वो मैं बता दूंगा। मैं जो चार्ट्स बनाऊंगा यहाँ पे, वो मैंने एनसीईआरटी के हर एक पैराग्राफ को लेके बना रखे हैं। सपोज अगर कोई एक टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें एलिमेंट्री कैनाल है, तो एलिमेंट्री कैनाल का जो पैराग्राफ इसने दिया हुआ है उसको या तो मैं आपको चार्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो आप उस चार्ट फॉर्म को ही याद कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं बने तो मेरे पास क्वेश्चन ले आना, या तो बाहर का होगा तो इसी से होगा, ठीक है। मैंने 5 बुक लगाई थी अपने टाइम पे, हर मतलब पूरी बायो की, और 5 बुक मतलब होते हैं अप्रॉक्स 1000 क्वेश्चन एक चैप्टर के, ठीक है। उसमें बहुत सारे आए थे बाहर से, मैंने रट लिए थे या कुछ समझ लिए थे, लेकिन एग्जाम में एक भी नहीं आया, कोई मतलब का नहीं, और इतने तुम लगा नहीं पाओगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे ड्रॉप्स थे इसीलिए मैंने लगा लिए थे, ठीक है। अगर तुमको 1 साल में निकालना है तो सिर्फ एनसीईआरटी स्टिक रहो, आराम से निकल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर सबसे पहला है, ठीक है। अटेंटिव रहना, कुछ भी डाउट आए तो पूछ लेना सब लोग, ठीक है। इंडेक्स में टोटल हम 5 पॉइंट्स में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक। सबसे पहला है बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे फूड को देख लेंगे, फूड के थोड़े कंपोनेंट्स देख लेंगे, मतलब क्या खाते हैं ओवरऑल, ये खाना खाते हैं, ठीक है। सेकंड आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी जो सेकंड हेडिंग दी हुई है एनसीईआरटी है, उसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक एसोसिएटेड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल अपनी माउथ से एनफ तक की जो पूरी ट्यूब है वो है एलिमेंट्री कैनाल। अब वो ट्यूब, सपोज अगर आपने एक पाइप देखा होगा, तो एक पाइप है, अभी पाइप बीच में कहीं से मोटा है, कहीं से पतला है, कहीं से आड़ा टेढ़ा है, ऐसी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। अगर मुंह से एनफ तक की पाइप में ऐसी लंबी करूँ तो ऊपर की पाइप थोड़ी स्ट्रेट रहेगी, फिर बीच में थोड़ी ऐसी आड़ी टेढ़ी आ जाएगी, फिर थोड़े रिजेस और ऊपर नीचे उभार रहेंगे, फिर कहीं सीधी आएगी कहीं टेढ़ी। ये है कुल मिला के एक पाइप है, उसको तुमने आड़ा टेढ़ा कर दिया, वो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है, सिंपल है, ठीक है। फिर उस एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड है डाइजेस्टिव ग्लैंड से। सपोज ये एक लंबी ट्यूब है, एक यहाँ ग्लैंड लगी है, इसकी ट्यूब मैंने इस एलिमेंट्री कैनाल में घुसा दी, इधर से इसकी इधर से डाल दी, इसकी इधर से डाल दी, और कुछ ग्लैंड्स होगी जो इस ट्यूब के अंदर ही है। जब अगर आप कोई पाइप देखा होगा तो पाइप के अंदर ही, पाइप की जो वॉल होती है ये, तो वॉल के अंदर ही अगर कोई चीज़ें होगी तो वो अपना सिक्रेशन यहीं कर देगी, और बाहर होगी तो उसको एक अपनी कैनाल लगेगी, ठीक है। वो कैनाल यहाँ तक आएगी, फिर अपना सिक्रेशन अंदर करेगी। तो 2 टाइप की ग्लैंड होती है, या तो इस ट्रैक के बाहर होगी और वो अपनी नलियाँ ला के अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपना सिक्रेशन देगी, या फिर इस पाइप के अंदर ही, पाइप की जो दीवार है, वॉल है, उसी में कुछ ग्लैंड्स लगी होगी, ठीक है।
ये है। तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। डाइजेशन में काम आ रही है इसलिए डाइजेस्टिव बोल दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब ये तो हमने बता दिया एलिमेंट्री कैनाल। अब इस एलिमेंट्री कैनाल का काम क्या है? इसका काम है फूड को डाइजेस्ट करना। सबसे पहले हम फूड पढ़ लेंगे, फूड में क्या होता है, क्या खाते हैं, और वो चीज़ें सिंप्लीफाइड कैसे होगी ये पढ़ेंगे। और डाइजेशन ऑफ फूड में पढ़ेंगे उस चीज़ का डाइजेशन हो कैसे रहा है, ठीक है। कि फूड को हमने सपोज एक एग्जांपल दूँ तो एप्पल खाया या कुछ भी, रोटी सब्जी कुछ भी खाई, अब वो तो एक सॉलिड फॉर्म में है ना, उस सॉलिड फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि उससे हम बने। सपोज आपने एप्पल खाया तो आप एप्पल से आपकी सेल्स बन रही है, ठीक है, सेल से मसल बन रही है। तो एप्पल से मसल बनने तक की प्रोसेस को अपन ने बोला है पूरा कि खाना था सिंपल फॉर्म में हुआ, वो वहाँ से बॉडी में यूटिलाइज होगा बॉडी को बनाने में। अपन बचपन से बड़े हुए हैं खाना खा के हुआ ना, बिना खाना खाते तो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी को ग्रो होने के लिए कोई चीज़ मिल ही नहीं रही है। ग्रो होने के लिए चीज़ें कहाँ से मिलेगी? खाना खाने से। तो जब खाना खाओगे तो आपकी मसल्स बढ़ेगी, बोन बढ़ेगी, जितनी सेल है वो सब खाने से बनेगी। तो खाने से कैसे बन रही है? ऐसा तो नहीं कि एप्पल अंदर जाके जादू से कन्वर्ट हो गया। एप्पल टूटेगा, उसको कुछ कुछ होगा, फिर वो कुछ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होगा, ऐसे धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बनेगी। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड में। अगला पढ़ेंगे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। सपोज अपन ने कोई खाना है वो खाया, तो वो डाइजेस्ट होगा पहले अपने एलिमेंट्री कैनाल में जाके। डाइजेस्ट हो गया, वहाँ पड़ा रहेगा क्या? सपोज ये एलिमेंट्री कैनाल है, अंदर डाइजेस्ट हो गया, अब अपनी बॉडी पूरी इधर है, बीच में एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेस्ट हुआ है। अब मेरे हाथ को, मेरी एलिमेंट्री कैनाल यहाँ है बीच में, मेरे हाथ को अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो जो खाना मैंने यहाँ डाइजेस्ट किया उसको इधर तक जाना पड़ेगा ना। जाएगा कैसे? एब्जॉर्ब होके जाएगा। एब्जॉर्ब होगा तो कुछ चीज़ें चाहिए ना एलिमेंट्री कैनाल के आसपास जिससे वो एब्जॉर्ब हो, और एब्जॉर्ब कहीं में होगा? नलियों में, मतलब वेसल्स में अपनी ओवरऑल, चाहे वो आर्टरी ले लो, वेन ले लो, या लैक्टियल्स होती है वो ले लो, ठीक है। तो उनमें खाना जो हमारा डाइजेस्ट हुआ है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और यहाँ से नलियाँ यहाँ तक कनेक्टेड है, जहाँ चाहिए होगा, यहाँ जहाँ ग्रोथ करनी होगी वहाँ खाना पहुँच जाएगा। ये होता है। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में। वहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन के बाद और आगे स्टेप आती है वो पढ़ेंगे। बट जो फिफ्थ पॉइंट इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सपोज अपने खाना खाया, कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खा लिए, या कभी कभी होता है खाना खाया ही नहीं 2-3 दिन तक या 4-5 दिन तक, ठीक है। कभी कभी आएगा उल्टा सीधा खाना खा लिया, जो चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए वो भी अपन मिक्स करके खा ली। घर में बोलते हैं दूध अचार, दूध अचार या जो भी प्याज व्याज साथ में नहीं खाना चाहिए, बट अपन ने सारी चीज़ें साथ में खा ली। अब साथ में खा ली तो सबके अपने अपने कुछ केमिकल बेसिस होंगे कि दूध कहीं से बना होगा, अचार कहीं से बना होगा। अब इनके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो अंदर जाके अगर रिएक्शन करके कुछ दिक्कतें क्रिएट किए तो उससे अपने को होंगे डिसऑर्डर्स। नॉर्मल खाना खाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, ज़्यादा खा लिया तो ओवर ईटिंग हो गई, उससे भी तुम्हारा पेट दुखेगा। नहीं खाया तो जो एसिड वैसिड निकल रहा है पेट में, 9th-10th में सबने डाइजेशन बेसिक पढ़ा हुआ है, एसिड निकलता है, एसिड निकल रहा है, उसका कोई काम ही नहीं है। काम नहीं है तो वहाँ पड़ा सपोज अगर आप कोई सरफेस पे एसिड रख दो, वो एसिड काम में नहीं आ रहा है तो सरफेस को ख़राब करेगा ना, तो अपनी एलिमेंट्री कैनाल को ख़राब करेगा, और फिर उससे आपको फिर पेट में छाले वाले और ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में, या तो कभी खाना पचा नहीं, या ये सारी चीज़ें डिसऑर्डर्स में आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में अपन ये मेन चीज़ें पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम ही डाइजेशन, सबसे पहले डाइजेशन देख लो, उसके बाद एब्जॉर्प्शन। इसका अगला पॉइंट आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है कि जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है ना, जो डाइजेस्ट हो गया तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, सिंपल फॉर्म में हो गया। अब सिंपल फॉर्म का क्या करें हम? अचार डालें? नहीं। तो सिंपल फॉर्म को बॉडी में ग्रो करने के लिए चाहिए ना कहीं। सपोज मुझे मेरी मसल्स ग्रो करनी है, तो मसल ग्रो करने के लिए कुछ तो लगेगा ना। वो क्या है? जो अपना खाना जो टूटा है सबसे छोटा फॉर्म, वो एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ तक भी आ गया। अब आ गया तो सेल को उसको यूटिलाइज़ करना है। तो ये सेल है, सेल के अंदर खाना जाने के बाद उसको यूटिलाइज़ करना। देखो तुमने देखा होगा ग्लूकोज, सबने पढ़ा होगा, ग्लूकोज वर्ड सुना होगा। तो ग्लूकोज क्या होता है? सेल के अंदर जाएगा, फिर टूटेगा और एनर्जी देगा, ये उसका काम है। तो ग्लूकोज कहाँ से आया? जो अपन ने एप्पल खाया था, खाया, टूटा, उससे सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म बना है वो है अपना ग्लूकोज। अब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर सेल के बाहर तक भी आ गया, सेल अपना गेट ओपन करेगा, ग्लूकोज को अंदर बुला लेगा। तो ये जो प्रोसेस हुई ना, सेल ने अपना गेट ओपन किया है, ठीक है, उसको रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेल ने अपना गेट ओपन किया है, ग्लूकोज को अंदर बुलाया है, ग्लूकोज जैसे अंदर आया, और अंदर आने के बाद ग्लाइकोलिसिस नाम सबने शायद सुना होगा, कि जिससे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और अपने को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो वो एनर्जी अपने काय में काम आएगी। अपन कुछ भी वर्क कर रहे हैं या बॉडी में कुछ भी चीज़ें बन रही है
ग्रोथ हो रही है, उसमें वो सारी एनर्जी काम आएगी, ठीक है। ये हो गया। तो अभी क्या था, हाँ, एब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन प्रोसेस आती है, लेकिन वो तुम उसमें पढ़ोगे, प्लांट फिजियोलॉजी का 5th वाला चैप्टर है, ठीक है, जिसमें एटीपी यूटिलाइजेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें दे रखी, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ये सब। तो वो अपन प्लांट फिजियोलॉजी के 5th वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका अभी यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दैट्स इट। ये इंडेक्स है, नोट करना हो तो नोट कर लो, वरना याद रख लो, ठीक है। तो इंडेक्स में सबसे पहला जो पॉइंट अपन ने लिखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा था, ठीक है। अब बेसिक इंट्रोडक्शन में अपन ने एनसीईआरटी का पहला जो पैराग्राफ, अगर आपके पास एनसीईआरटी रखी तो देख लेना, फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन का, उसको मैंने इस स्लाइड में डाल रखा है। सबसे पहले उसने फूड के बारे में कुछ बताया है, क्योंकि आपके जितने नीट के क्वेश्चन बनेंगे ना, एनसीईआरटी के लाइन से बनेंगे। आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन याद कर लो, हो जाएंगे, समझ में भी आ जाएंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं आएंगे। वो एग्जाम में बहुत सिंपल चीज़ पूछ लेगा कि फूड के कंपोनेंट्स बता दो। सपोज अगर आपको क्वेश्चन दिया है, अभी आप लोगों में से किसी ने पढ़ा नहीं है, बट एक क्वेश्चन ऐसा अज्यूम कर लो कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अगर ये क्वेश्चन आता है और उसमें वो ऑप्शन देता है तुमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, विटामिन एंड मिनरल। सो फर्स्ट ऑप्शन ये है कार्बोहाइड्रेट कॉमा प्रोटीन्स कॉमा फैट, सेकंड ऑप्शन है आपका वाटर, थर्ड ऑप्शन है आपका विटामिन एंड मिनरल्स, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव, और फिफ्थ है नन ऑफ द अबव। तो आप क्या लगाओगे? आपको ये चीज़ तो शायद सबको पता होगी कि खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होता है, ये भी पता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं, ये भी पता है, तो शायद लगा दोगे। बट वाटर को शायद आप भूल जाओगे, मे बी, कि अगर आप ऑप्शन लगाओगे तो ये 2 लगेंगे कि सही है, बट वाटर होता है नहीं होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव लगाएं, नन ऑफ द अबव लगाएं, या मल्टीपल चॉइस अगर दे दिया उसने ज़्यादा, एक से ज़्यादा करेक्ट, तो हो सकता है इस वाले को लगा दो, इस वाले को लगा दो, बट इसको शायद भूल जाओ। तो एनसीईआरटी यहीं से तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, और यहाँ या तो तुम गलत करोगे या सही करोगे। अगर तुमने बहुत अच्छे से डिकोड करके पढ़ी है तो तुम सही कर दोगे, और नहीं पढ़ी है, सिर्फ पैराग्राफ पढ़ लिया, उस टाइम समझ में आ जाता है, बाद में याद नहीं रहता। एग्जाम के टाइम पे तुम्हारे पास 2 एनसीईआरटी होगी, 11th की 12th की, ये सिर्फ बायो रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री भी इंक्लूड रहेगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री इंक्लूड रहेगा, बायो भी रहेगा। तो बायो में तुम सारे पैराग्राफ पढ़ के इतनी आसानी से याद नहीं रख पाओगे, रिटेन नहीं कर पाओगे। तो रिटेंशन के लिए तुमको एक चार्ट देख लो। अगर तुमने अपना चैप्टर खोला, तुमने चार्ट देखा, सबसे पहला देखा फूड लिखा है, मेजर कंपोनेंट्स में 3 चीज़ें लिखी है, तो तुमको ये वर्ड याद रहेगा 3, कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं सब टॉपिक्स में। 3 में पहले में ये, सेकंड में वाटर, और उसमें विटामिन एंड मिनरल्स। तो तुम यहाँ पे अगर कंपोनेंट से क्वेश्चन आया तो गलत नहीं करोगे, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है। और अगला आता है डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। तो डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन बनता है कि डाइजेशन इज़, और चारों तुमको डेफिनेशन दे देगा कि डाइजेशन इज़ एंजाइमेटिक प्रोसेस, सेकंड दे देगा कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, थर्ड ऑप्शन दे देगा मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, फोर्थ दे देगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगर तुमने बाकी चीज़ें शायद नहीं पढ़ी, मैकेनिकल, बायोकेमिकल, मैकेनिकल फिर भी शायद समझ जाओ, बायोकेमिकल में शायद कंफ्यूज हो जाओ अगर नहीं पढ़ा है तो, मे बी, ठीक है। एंजाइमेटिक भी समझ में आ जाएगा, बट सबसे जो सिंपल डेफिनेशन सबको याद रहती है वो ये वाली, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फूड, मतलब खाने में कन्वर्ट करना, ये सबको याद है, सब लोग ये तो लगा दोगे, बाकी 2 में कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए अपने को डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन को 3 पॉइंट्स में पढ़ना है, तीनों एनसीईआरटी में लिखे हैं, मैंने सिर्फ अलग अलग करके लिख दिए, बट तुम एक लाइन में पढ़ोगे ना तो तुम शायद भूल जाओ, कुछ पॉइंट्स भूल जाओ, ये चीज़ करके देख लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, नीट का आया हुआ है, मैंने भी अपने टाइम पे गलत किए हैं, फिर याद कर लिए हैं, फिर समझे। तो एंजाइमेटिक, तो डाइजेशन के जितने भी एंजाइम्स होते हैं उसको क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन के एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर कुछ और दे देगा तुमको कि वाटर की प्रेजेंस में होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन, नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, हमेशा होता है। तो डाइजेशन के सारे एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक होते हैं, रेड पेन से लिखा है, मतलब होते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन के एंजाइम्स कैसे होता है? हाइड्रोलिटिक मतलब वाटर लगेगा उनमें, ठीक है। तो ये चीज़ तुम याद ही कर लो कि वाटर का यूटिलाइजेशन होगा, ये श्योर है, ठीक है। तो डाइजेशन की डेफिनेशन में एंजाइमेटिक हो गया और हाइड्रोलिटिक। सेकंड, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। थर्ड है मैकेनिकल और बायोकेमिकल। मैकेनिकल क्या हुआ? सपोज आपने कोई खाना खाया, एप्पल का, जो भी आपने खाया, दांतों से क्रश हुआ ना। सपोज अगर यहाँ में बीच में कोई चीज़ रख दूँ, ये मेरे टीथ हैं लोअर और ये अपर है, खाना क्रश होगा। क्रश होगा मतलब छोटे से फॉर्म, या तो इसको मिक्सर समझ लो अपना मुंह का, ठीक है, छोटा हो गया। अब ये छोटा हो गया, इसको बोला अपन ने मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल भी एंड तक चलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ माउथ में मैकेनिकल कंप्लीट हो गया,
ये याद रखना है ना कि बहुत सारा अगर तुम लोग ने पढ़ा है तो तुम यहाँ पे सोच लोगे कि नहीं माउथ में मैकेनिकल कंप्लीट हो गया, आगे जो भी होगा बायोकेमिकल होगा। ऐसा नहीं होता, मैकेनिकल आखिरी तक चलेगा। ठीक है, तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल में कुछ मूवमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल ऐसे 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 करके मूव करेगी। ठीक है, और उसको कुछ नाम था, बट मैकेनिकल में जब एलिमेंट्री कैनाल ऐसे 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 मूव कर रही है, ये ऐसा होगा। तो जो खाना यहाँ से पास होगा वो क्रश होगा, फिर रिलीज़ होगा, फिर क्रश होगा, फिर रिलीज़ होगा, तो मिक्स हो रहा है ना। या अगर कोई बड़ा टुकड़ा बच जाएगा तो बड़ा टुकड़ा यहाँ पे फिर टूट जाएगा। तो ऐसे आखिरी तक पूरी अपनी एलिमेंट्री कैनाल जो है ऐसे मूवमेंट्स कर रही है पूरी। तो मैकेनिकल पूरे में हो रहा है, बायोकेमिकल कहीं कहीं होगा, जहाँ जहाँ एंजाइम्स होंगे वहाँ वहाँ बायोकेमिकल प्रोसेस होगा। ठीक है जैसे कि ईसोफेगस वाले पोर्शन में बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, माउथ में होगा, स्टमक में होगा, फिर पूरे इंटेस्टाइन में होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो बायोकेमिकल मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शन वाला पोर्शन, और मैकेनिकल मतलब क्रशिंग वाला पोर्शन। क्रशिंग वाला सबसे ज़्यादा होगा माउथ में, माउथ के बाद होगा पूरी एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्टिंग से आखिरी तक। ठीक है, अब फूड में कुछ 2-3 चीज़ें थी वो अपन लिख लेते हैं, और क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ पूरा कंप्लीट करना है। आपको पैराग्राफ याद हो गया तो सपोज आपके उस पैराग्राफ से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो बन जाएगा। क्योंकि बहुत बार अपन ये करते हैं कि यार कोई चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट पैराग्राफ तो इंट्रोडक्शन दिया होगा, बहुत लाइटली लेके छोड़ देते हैं। मैंने भी छोड़ा हुआ था मेरे टाइम पे। ठीक है, तो तुम मत छोड़ना, बेटर है। तो फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी रखी हो तो देख लो। कोई नहीं पढ़ता, तुम पढ़ते हो, तुम में से कोई पढ़ते हो, बहुत ही अच्छी बात है। मैंने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो तुम लोग पढ़ लिया करना, है ना। और अब फूड की कुछ चीज़ें लिखी हुई है, मैं बता देता हूँ तुमको। मेजर कंपोनेंट्स हो गए वाइटामिन्स, ये जो है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हमको स्मॉल क्वांटिटीज़ में लगेंगे हमेशा। ठीक है, कोई भी खाना खाओगे उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ज़्यादा होगा, विटामिन मिनरल कम होगा और बॉडी में लगेगा भी कम ही। ठीक है, तो अगर विटामिन मिनरल पूछे कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में लगता है, मॉडरेट क्वांटिटी में लगता है या हायर क्वांटिटीज़ में लगता है, तो स्मॉलर क्वांटिटीज़ में। अभी लाइन में लिखा है तो यहाँ से तुमको क्वेश्चन फॉर्म कर देगा कि विटामिन एंड मिनरल्स आर नीडेड इन आवर बॉडी, और फिर उसके बाद 4 ऑप्शन तुमको दे देगा, स्मॉलर क्वांटिटीज़, मॉडरेट क्वांटिटी, हायर क्वांटिटीज़, या फिर डिपेंड्स है, कुछ भी तुमको 4th ऑप्शन दे देगा, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो तुमको फिक्स पता होना चाहिए, जो लाइन लिखी है उसको याद कर लेना, अपना दिमाग मत लगाना वहाँ कि यार कहीं तो ज़्यादा होता है कहीं कम होता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ठीक है, स्मॉल मतलब स्मॉल, बस स्मॉल का, ना लार्ज ना मीडियम ना मॉडरेट, कुछ मत करना। ठीक है, क्योंकि तुमको नीट निकालना है तो एनसीईआरटी को याद करना है, समझ के याद करो, रट के याद करो, जैसे करना है कर लेना। स्मॉल मतलब स्मॉल, ये वर्ड ही याद रख लो, विटामिन एंड मिनरल स्मॉल क्वांटिटी में ही लगेंगे, ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आता है खाना। खाने से 2-3 चीज़ें थी, खाने में अपन 2-3 चीज़ें लिख लेंगे। खाना क्या करता है, बोल लो, कुछ तो बोल लो। एनर्जी दिलाता है, पेट भरता है। ठीक है, पहला है प्रोवाइड्स एनर्जी, और सेकंड है ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये दोनों काम आएंगे हमारे। ठीक है, ये हो गया फूड का, हो गया। चार्ट रिवाइज कर लो। प्रिवेंशन, ठीक है, वाटर हो गया। ये जो 3 चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें बची थी फर्स्ट पैराग्राफ में से, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। खाना, सबसे जो पहली लाइन लिखी है फूड की डेफिनेशन में, तो फूड क्या करता है, पेट भरता है, नहीं आएगा। फूड करता है एनर्जी देता है। ठीक है, हाँ, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, और सेकंड क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल। तो देखो यहाँ पे शायद आप कभी कंफ्यूज हो जाओ, वो क्वेश्चन में दे देगा ऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो जितनी भी चीज़ें जो आपको
आयन्स के अलावा दिखे ना, ऑर्गेनिक मटेरियल कर देना, ठीक है। कि इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हो, आयन्स ही पढ़ते हो ना सारे जितने भी है आयन्स या एलिमेंट, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक में आते हैं, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी आयन्स आए ना तुमको, आयन्स इनऑर्गेनिक में आएंगे, इनऑर्गेनिक में सारे आयन्स आएंगे और एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें अगर पूछे तुमसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एसिड, वैसिड, ये सारी चीज़ें, तो इसमें भी आएगा एसिड, क्या है, ऑर्गेनिक है। अपन खाना खा रहे हैं, सारा ऑर्गेनिक है, ठीक है। अब वाइटामिन, मिनरल्स, तो वाइटामिन छोड़ो, मिनरल याद कर लो तुम लोग, जो भी याद है, मिनरल इनऑर्गेनिक है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ऑर्गेनिक में आएगी, याद रख लेना, ठीक है। मिनरल का में आएगा इनऑर्गेनिक, मिनरल और ये सारी मतलब इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर मिनरल एंड उसका एक्सट्रैक्शन कुछ करके है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, 12th वालों को पता होगा शायद, ड्रॉपर हो तो पता ही है तुम सबको। मिनरल इनऑर्गेनिक में आएगा, बाकी सारी चीज़ें ऑर्गेनिक में। तो यहाँ याद रखना कि फूड क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, और गलत कर दोगे तुम, ध्यान नहीं दोगे। अगर तुमने मतलब उसने तुमको 4 डेफिनेशन दी है ना कि फूड इज़ ऑर्गेनिक मटेरियल दैट प्रोवाइड्स एनर्जी, इनऑर्गेनिक मटेरियल दैट प्रोवाइड्स एनर्जी, कभी कभी ऑर्गेनिक कभी कभी इनऑर्गेनिक मटेरियल, या कुछ भी दे दिया, तो तुमको याद होना चाहिए कि फूड ऑर्गेनिक होता है। ये बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं जो तुम गलत कर दोगे और इन्हीं को बाद में बोलोगे सिली मिस्टेक हो गई, है ना। और सिली मिस्टेक से तुम्हारा 10-15 गलत हो जाएंगे और आ जाओगे 300 के नीचे, 360 में से। तो इसलिए ये चीज़ें छोटी छोटी याद करना है, बड़ी तो भूल जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। पहला फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, सेकेंड ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ये दोनों क्यों ले रहे हैं, एनर्जी ताकि अपन वर्क कर पाएँ, कुछ भी चल पाएँ, कुछ जो भी अपन काम करते हो कर पाएँ। सेकेंड ऑर्गेनिक मटेरियल, तो अपनी बॉडी भी ऑर्गेनिक मटेरियल ही है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी बॉडी फॉर्म होगी। सपोज छोटा बच्चा रहता है इतना सा, अब उसकी साइज़ इतनी बड़ी हुई, तो बड़ा कैसे हुआ, कुछ चीज़ उसकी बॉडी में डिपॉजिट हुई होगी ना, या तो बोलो डिपॉजिट हुई होगी या ग्रो हुई होगी। ग्रो ना इन द सेंस कि उसकी लेंथ बढ़ी, उसका वेट बढ़ा, तो कैसे बढ़ रहा है, कुछ चीज़ डिपॉजिट हो रही होगी ना। उसका मसल मास अगर पहले कुछ कम होगा, उसकी मसल्स में ऐड हुई होगी, प्रोटीन जा के ऐड हुई होगी, तभी उसका मास बढ़ा। तो कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल से, जो अपन खा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको काम आएगा ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू। ग्रोथ में ग्रोथ बता दिया, रिपेयर मतलब पहले सपोज आपको कोई भी चीज़ टूट गई, इंटरनल डैमेज हो या चाहे एक्सटर्नल हो, कुछ भी कट्स लग गए, वाउंड्स लग गए, एक्सीडेंट हो गया, तो वो चीज़ें भी तो बॉडी खुद ही रिपेयर करती है ना। ऐसा तो नहीं बोलेगी कि नहीं एक बार मैंने बना लिया था, अब मैं उसको हील नहीं करूँगी, जो कटा हुआ पड़ा रहेगा। थोड़े दिन बाद देखते हो कि वो चीज़ धीरे धीरे हील हो जाती है। वो हीलिंग की जो सपोज अगर ये आपका हाथ है और यहाँ पे गड्ढा हो गया है, आप कहीं गिर गए और ये गड्ढा हो गया, ठीक है। अब ये गड्ढा हो गया, तो ये गड्ढा कैसे भरेगा, खाने से भरेगा ना, जब तुम खाना खाओगे। तो ये वाली जो जगह है गड्ढे की, इतनी ये तुम्हारी उसी चीज़ से भर जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिपेयर हो गया, ठीक है। तो ये रिपेयर कौन कर रहा है, जो खाना खा रहे हैं वही, ठीक है। तो ये रिपेयर में हो गया, अरे ठीक है, ये हो गया। और ये मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जो अपन ने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स होते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल भी होते हैं, जो कि हम बायो मॉलिक्यूल करके एक चैप्टर है तुमको 3rd यूनिट में, सेल वाले यूनिट में, उसमें पढ़ोगे 11th क्लास में। बट ये अपना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। जो सपोज स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, आलू बड़ा होता है ना, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में आएगा, ठीक है। फिर प्रोटीन्स आते हैं, प्रोटीन्स में भी तुम कोई चीज़ें देख लो जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है एक्सिस में खाने में। अपनी मसल, पूरी बॉडी की जितनी भी है, मसल में मोस्टली प्रोटीन होता है, प्रोटीन की बनी होती है। अगर तुम प्रोटीन खाओगे ही नहीं तो प्रोटीन बनेगा कहाँ से, सीधी सी चीज़ है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, थर्ड फैट्स हो गया। हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सारी सेल की बॉडी की, हर एक सेल की मेम्ब्रेन कहाँ से मिलकर बनी होती है, लिपोप्रोटीन, सुना है। तो लिपिड्स और प्रोटीन उसमें लग रहे हैं। अगर तुम फैट नहीं खाओगे, जो अच्छा वाला फैट है, गुड फैट जिसको बोलते हैं, अगर वो नहीं खाओगे तो तुम्हारी सेल की जो मेम्ब्रेन है वही डैमेज बनेगी, मतलब तुम्हारी सेल प्रॉपर पूरी बनी नहीं रही है। अगर सेल प्रॉपर पूरी नहीं बन रही है ना, तो सेल फिर उल्टी सीधी रिएक्शन करने लग जाती है बॉडी में, फिर वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए तुमको फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स तीनों खाना बहुत ज़रूरी है। कोई बोले फैट अवॉइड करो, नहीं, खाना ज़रूरी, क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन ही फैट से बनती है, तो तुमको फैट ज़रूरी है, ठीक है, मस्ट है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स क्या होते हैं अपने बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल में आएंगे वो इनके छोटे पार्ट्स,
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का छोटा ग्लूकोज, ठीक है। प्रोटीन का छोटा अमाइनो एसिड्स, फैट का छोटा ग्लिसरॉल प्लस जो भी उसके साथ होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ठीक है। तो वो फैट्स के, तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल में आएंगे क्योंकि इनके स्मॉलर पार्ट्स है वो। ये इनके सबसे जो अपने खाया वो यही है। एप्पल में क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा। सबसे पहले तो यही है ना, तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में आ गया। सेकंड जो कंपोनेंट था वाटर, वाटर मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आएगा। मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक हो। कैटाबॉलिक मतलब टूटना, एनाबॉलिक मतलब फॉर्मेशन होना किसी चीज़ का यहाँ पर, ठीक है। तो वाटर में मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक मतलब एंजाइमेटिक प्रोसेस, और एंजाइमेटिक प्रोसेस अभी बताया था हाइड्रोलिटिक होती है। हाइड्रोलिटिक मतलब वाटर लग रहा है, इसीलिए वाटर का काम क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हेल्प करना। थर्ड सेकंड पॉइंट है वाटर का डिहाइड्रेशन से बचाता है, प्रिवेंशन फ्रॉम डिहाइड्रेशन या प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो वाटर का हो गया, आप पानी मत पियो 3-4 दिन, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन हो गया तो आप सीधा एडमिट होगे और सलाइन चढ़ेगी। जब भी डिहाइड्रेशन होता है सलाइन चढ़ती है मोस्ट ऑफ द लोगों को, ठीक है। तो वाटर कम हो गया बॉडी में तो तुम खड़े भी नहीं रह पाओगे, तुम गिर जाओगे चक्कर खा के। तो वाटर का काम है डिहाइड्रेशन से बचाना बॉडी को, और मेटाबॉलिक प्रोसेस में रोल। पानी नहीं पियोगे बिल्कुल खाने में पानी नहीं होगा। अगर तुम पानी नहीं भी पियो ना तो भी तुम्हारा खाना पचेगा। क्यों? क्यों? खाने में पानी होता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल के अंदर ये तीनों चीज़ें हैं पहले से। कोई सा भी खाना खा लो तुम उसमें पानी होगा। रोटी खाओ पानी होगा, सब्जी खाओ पानी होगा, फ्रूट्स कुछ भी पी लो खा लो सब में पानी होगा। तो तुम उसके बाद पानी नहीं भी पियोगे ना तो भी तुम्हारा खाना डाइजेस्ट होगा, क्योंकि वो मस्ट है। वो होता ही नहीं तो तुम्हारा खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड में विटामिन एंड मिनरल। मिनरल मैंने बता दिया इनऑर्गेनिक है, ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में लगता है, ये हो गया। फिर डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन में 3 पॉइंट्स है, एंजाइमेटिक, हाइड्रोलिटिक, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ये याद रखना, ठीक है। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये याद रखना, ठीक है। एब्जॉर्ब हो गया मतलब डाइजेस्ट हुआ। थर्ड पॉइंट है हमारा मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। मैकेनिकल में बता दिया मैंने क्रशिंग, और आखिरी तक चलेगा जब तक मतलब वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल ऐसे ऐसे ना हो जाती आखिरी तक, तब तक मैकेनिकल चलेगा। और बायोकेमिकल मतलब एंजाइमेटिक प्रोसेस है वो, ठीक है। दिख रहा है तुम लोगों को इधर से? पक्का ये चीज़ समझ में आ गई? ये एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है। यहाँ से कोई क्वेश्चन बनना होगा तो इनमें से बनेगा वरना नहीं बनेगा, ठीक है। अब सारी चीज़ें बता दिए, क्वेश्चन भी बता दिए कितने बन सकते हैं। ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कर सकता है वो, फिर हाइड्रोलिटिक, एंजाइमेटिक, एब्जॉर्बेबल वाला, फिर मैकेनिकल, बायोकेमिकल। डाइजेशन की 3 डेफिनेशन है, मतलब डेफिनेशन के 3 पार्ट हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि तुम एक लिख दो दूसरी छोड़ दो, तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों बुक में दिए हैं, ठीक है। और जो तुमको बुक में दिया है सब इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन। ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में आता है। तो डाइजेशन वाले चैप्टर से भी तुमसे पूछ सकता है कि ये माइक्रो मॉलिक्यूल है मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब वो तुमको ऑप्शन में क्वेश्चन ऐसे बना देगा, विच वन ऑफ द बिलो इज माइक्रो मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल। अब ये मैक्रो दिए हैं तो माइक्रो का क्वेश्चन पूछ लेगा, माइक्रो मॉलिक्यूल कौन सी, ये 3 दे देगा और चौथा एक दे देगा माइक्रो का, और चौथा दे दिया मैक्रो का। 4 ऑप्शन होते हैं तो चौथा आंसर होगा। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होगा कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से हैं। समझ में आया? ठीक है। फिर वाटर से बता दिया कि डिहाइड्रेशन और मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये दे सकता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में वाटर की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। वाटर की ज़रूरत मस्ट है मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। लिखा है मतलब है। विटामिन मिनरल्स इनऑर्गेनिक स्मॉल क्वांटिटी, पूछ ले विटामिन मिनरल किस कंडीशन में लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं? कुछ नहीं है, स्मॉल में मिलता है तो हमने स्मॉल ही पढ़ा है, ठीक है। लार्ज में मिलते ही नहीं है, इतना ही याद रखो। ये हो गया हमारा सबसे पहला जो पैराग्राफ था बेसिक इंट्रोडक्शन का। ये नोट करना हो तो नोट कर लेना, ठीक है। हाँ डाउट पूछ लो यार तुम लोग। खाने में इतने नहीं होते ना, कोई सा भी खाना खा लो, हमेशा तुमको MCG करके लिखा हुआ है, ग्राम में कभी नहीं आते ये विटामिन मिनरल, हमेशा छोटी क्वांटिटीज़ में लिए जाते हैं। जैसे अपन कोई भी दवाई लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं बाहर से, तो वो भी ऐसे होते हैं ना, मिलीग्राम या नैनोग्राम या ऐसे। तो विटामिन मिनरल्स होते क्योंकि बॉडी में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। अगर तुम विटामिन मिनरल्स भी बहुत एक्सेस में खा लोगे ना तो तुमको उनके डिसऑर्डर हो जाएंगे। हर चीज़ लिमिट में चाहिए, तो विटामिन एक लिमिट में चाहिए। इधर कम खाओगे तो भी दिक्कत, बहुत ज़्यादा खा लिए तो भी दिक्कत, ठीक है। सेम विद मिनरल, बहुत ज़्यादा मिनरल अगर तुमने खा लिए, सपोज तुमको मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम मिनरल लगता है, कैल्शियम तुमको दूध से मिलता है, ये चीज़ सबको पता होगी, ठीक है।
मेजरली दूध में बहुत सारा होता है। तो जब तुम दूध पी रहे हो, कैल्शियम मिल रहा हो, बट लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ही दूध पी रहे हो और तुम्हारी बॉडी में अगर कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई ना, तो तुम्हारी बोन्स में कैल्शियम बहुत एक्सिस में डिपॉजिट होगा, तो उसमें छेद हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ऐसी एक डिजीज़ है, वो बाद में पढ़ोगे। या फिर कैल्शियम अपने मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। बहुत ज़्यादा एक्सिस में कैल्शियम खा लिया या नहीं खाया, सपोज तुमने दूध नहीं पिया एग्जाम्पल, तो बॉडी में कैल्शियम कम मिलेगा, तो मसल फड़फड़ाती है। कभी देखा होगा ना, मसल ऐसे फड़फड़ाने लगती है बॉडी की कहीं की भी। वो क्यों फड़फड़ाती है? तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम कम है, तो तुमने थोड़ा सा भी कैल्शियम अगर बॉडी को कहीं से मिल रहा होगा तो खाने से ना, तो सपोज अगर तुमको मैंने थोड़े पैसे दिए तो तुम बोलोगे ना और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, तो मसल इसीलिए फड़फड़ाती है कि तुमको कैल्शियम थोड़ा सा दिया बट उस थोड़े से तुम्हारा काम नहीं हुआ, तो बोलेगी और चाहिए, इसीलिए मसल फड़फड़ाती रहती है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है मसल का फड़फड़ाना। मसल स्पाज्म नहीं बोलेंगे, देख लेना वो क्या बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में ऐसा। लेकिन मसल को फड़फड़ाना कैल्शियम की वजह से होता है वो मेजरली। और भी रीजन्स होते होंगे बट यहाँ पे मुझे अभी यही पता है और अपने को भी यही काम का है, क्योंकि अब आगे वाले चैप्टर्स में अपन यही वाला पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई सा डाउट किसी को? एंजाइमेटिक बायोकेमिकल एक ही होता है। हाँ, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिकल्स इंक्लूड होंगे इसमें। ठीक है, बायोकेमिकल, बायो मॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है पहले? कभी नहीं पढ़ा। ये जो चीज़ें हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स लगेंगे। तो ये जो एंजाइमेटिक प्रोसेस हो रही है ना, उस प्रोसेस को या तो तुम एंजाइमेटिक प्रोसेस बोलो या बायोकेमिकल प्रोसेस बोल दो। ठीक है, बाहर नहीं हो रही है, सपोज यही चीज़ मैं अगर टेस्ट ट्यूब में करता ना तो उसको केमिकल प्रोसेस बोलता, बट बॉडी के अंदर हो रही है ना तो बायोकेमिकल प्रोसेस। ये चीज़ हो गई क्लियर? लैब में करता तो केमिकल प्रोसेस, बॉडी के अंदर हो रही है इसलिए बायोकेमिकल प्रोसेस। और किसी को कोई डाउट? मैं भी फर्स्ट ईयर पढ़ रहा हूँ, बताओ, मेरे को भी नहीं पता विटामिन और मिनरल्स क्यों देते हैं। देख, एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे सही में नहीं पता, ठीक है, बट ये कि जब भी कमजोरी आती है डॉक्टर देते हैं विटामिन मिनरल, क्योंकि हर चीज़ में अपने को कहीं ना कहीं एक स्मॉल क्वांटिटी में मिनरल चाहिए। नर्व कंडक्शन पता है, सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, मिनरल लग रहे हैं, ऐसे विटामिन भी हर छोटी छोटी जगह लगेगा। तो तुमको कोई सी भी चीज़ हो ना, कुछ भी डिसऑर्डर हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं शायद विटामिन और मिनरल कम हुआ होगा, तो तुमको दे देते हैं कि तुमको वीकनेस हो रही है या तुम्हारे मतलब आँखों दिख जाता है, स्किन या तो रिंकल्ड हो रही है या आँखों वाइटिश हो रही है, जो भी कुछ हो रहा होगा तो दे देते हैं कि अगर कहीं कमी हो रही होगी तो पूरी कर देगा। ठीक है, और मतलब अपने को आएगा नहीं, एग्जैक्ट रीज़न मुझे भी नहीं पता सही में तो, बट जो है अभी यही है कि हाँ देते हैं, अपन खाते हैं, देखते हैं। और किसी को डाउट? जितने काम किए वो ये है, तुम्हारे नीट के क्वेश्चन इस पर बन जाएंगे। ठीक है, डाउट आते हैं पूछ लो, मुझे आता होगा तो बता दूंगा, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं है, कॉलेज में जाके तुम भी पढ़ लेना, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, अगला आता है स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। ठीक है, अपना चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, 2 हेडिंग मैंने लिखी थी ना, ये 2 मेजर हेडिंग्स है जो अपने को इस चैप्टर में पढ़नी है। लेकिन खाना खाने से खाने की इजेशन तक जो सारी प्रोसेस होती है उसको अपन इंक्लूड करेंगे स्टेप्स ऑफ डाइजेशन में। ये वर्ड डाइजेशन ओवरऑल सारी स्टेप्स को लेके लिखा है, लेकिन डाइजेशन भी एक प्रोसेस है छोटी, समझ गए? तो डाइजेशन में टोटल 5 स्टेप आती है, ये तुमको 11th-12th में भी आता है और नीट में भी पूछ लेता है कभी कभी, बहुत रेयर क्वेश्चन है आएगा तो, वरना बट तुमको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग से लेके क्या हो रहा है आखिर तक। इंजेशन, खाना रखा मुंह में, इंजेशन हो गया। और सेकेंड है डाइजेशन, खाना गया, डाइजेस्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड लिया था, सिंपल में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद उसको हाथ तक पहुंचाना है, एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद सेल के बाहर तक आ गया, सेल का गेट नॉक किया, सेल के अंदर गया और यूज़ हुआ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सेल के अंदर गया और यूज़ हुआ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मतलब एटीपी फॉर्मेशन के लिए, तो असिमिलेशन। ठीक है, और ये एनर्जी तो ले ली, बट जो बचा हुआ वेस्टेड प्रोडक्ट एलिमेंट्री कैनाल में बचा है उसको जब बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं इजेशन। देख लेना, स्पेलिंग तुम लोग देख लेना है, सी आएगा पक्का, लिख दो। ठीक है, स्पेलिंग तुम लोग देखते रहना। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन, ये चीज़ें याद रखना। इंजेशन में एक पॉइंट था, मैं बता देता हूँ तुम लोगों को,
ज़रा सा अपन खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म को लेते हैं उसको, होलोविक न्यूट्रिशन, याद आ गया, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा होगा, होलोविक मतलब होल फूड, पूरा, एप्पल को पूरा खाते हो ना, ऐसा तो नहीं है जैसे कुछ कुछ होते पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स क्या करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, अपनी बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड है ना, या तो उसको सक कर लेंगे या सीधा एनर्जी चूसते हैं कोई कोई, ठीक है, या फिर डाइजेस्टेड प्रोडक्ट ही मतलब अपनी इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, वहाँ से उसको सीधा खा लेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में डाइजेस्टेड एंजाइम्स नहीं होते हैं, तो वो क्या करेंगे, डाइजेस्टेड मतलब जो सीधा खाना खाएंगे तो वो लोग खाएंगे, बट अपने अंदर सारे एंजाइम से सब कुछ है, तो अपन होल फूड खाते हैं, पूरा एप्पल खाते हैं, ऐसा नहीं कि एप्पल की जो चीज़ें उनको सिंपलर फॉर्म में किसी और जानवर के अंदर से निकाल के खा रहे हैं, ठीक है। होलोविक न्यूट्रिशन, एक ही पॉइंट याद रखो, इंजेक्शन में आया तो आया, वरना 90% या 99% नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। सेकेंड है डाइजेशन, पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन के बाद पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। एसिमिलेशन, प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट जो चैप्टर है, ठीक है, लास्ट चैप्टर का नाम क्या है, जो भी नहीं, लास्ट सेकेंड, सॉरी, अरे लास्ट सेकेंड, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में अपन पढ़ेंगे वो एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीज़ें वहाँ पढ़ेंगे। तो क्रेब्स साइकिल अपनी सेल के अंदर भी होती है, ग्लाइकोलाइसिस भी होती है, तो एसिमिलेशन वाला जो प्रोसेस है ना, पूरा अपन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, ये लिख लेना तुम, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ही पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में एटीपी फॉर्मेशन, ग्लाइकोलाइसिस का टूटना, एब्जॉर्ब होना, ये सारी चीज़ें एसिमिलेशन में वहाँ आएगी, तो यहाँ नहीं पढ़ रहे। इजेशन एक छोटा सा टॉपिक है, डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एक होता है एक्सक्रीशन, एक होता है इजेशन, दोनों चीज़ें अलग है, ठीक है। एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जब अपन सांस लेते हैं ना, तो उसमें से वाटर के पार्टिकल्स भी बाहर आते हैं जो नमी फैलाते हैं, ठीक है, मतलब उसमें पार्ट लेते हैं, पूरी नहीं फैलाएंगे, बट CO2, वाटर, तीनों, तो सॉरी CO2 और वाटर, तो ये दोनों भी एक्सक्रीशन में आएंगे। रेस्पिरेशन का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, CO2 है और वाटर है, क्योंकि ये दोनों मेटाबॉलिक, CO2 कब आया, जब मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई, उसका एंड रिएक्शन बना, तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हो गया ये, और उसमें वाटर भी बनता है, तुमने देखी होगी ग्लाइकोलाइसिस या फोटोसिंथेसिस में कहीं पढ़ता है ना अपन, 6CO2 + 12H2 इन द प्रेजेंस ऑफ ये वाटर प्लस CO2 करके कुछ, ठीक है। तो वाटर प्लस CO2 वो दोनों मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, तो मेटाबॉलिक वेस्ट हमेशा एक्सक्रीशन में आते हैं। ये हो गया अपना स्वेट हो गया, स्वेट भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है। यूरिन अपन निकालते हैं, वो लीवर में फॉर्म होता है, यूरिन का फॉर्मेशन लीवर में होता है, ठीक है, तो वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, तो वो सब चीज़ें आएगी एक्सक्रीशन में, है ना। इजेशन सिर्फ रिमूवल ऑफ डाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इतना होता है, इसको और एक्सक्रीशन को अलग अलग रखना, ठीक है। एक्सक्रीशन इज डिफरेंट, एक्सक्रीशन क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट का, वेस्ट का रिमूवल, और ये क्या होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट का रिमूवल। अनडाइजेस्टेड बोलो या फिर डाइजेशन के बाद जो बचा है, ठीक है, वो तुम समझ लेना, अनडाइजेस्टेड वेस्ट का रिमूवल, ठीक है। ये 5 प्रोसेस में अपने को स्टेप्स ऑफ डाइजेशन पूरी पढ़नी है, नोट करना है तो कर लो और देख लेना है तुम्हारे हिसाब से, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ये काम मेरा है। कोई डाउट किसी को इसमें? हाँ, अब एनसीईआरटी जब तुम ओपन करोगे तो फर्स्ट पेज के बाद सबसे पहले तुमको ये वाला डायग्राम दे रखा है ना, इस डायग्राम को समझ लो, ठीक है। और इस डायग्राम में कुछ चीज़ें लिखनी थी, मैं वो लिख देता हूँ। देखो, जब डायग्राम पढ़ रहे हो ना और तुमको कोई चीज़ दे रखी है, सपोज इसोफेगस के बारे में कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो वो तुम यहीं लिख लो, फेरिंग्स का कोई पॉइंट यहीं लिख लो, सलाइवरी ग्लैंड का कोई पॉइंट यहीं लिख लो। देखो, इसमें एक चीज़ बताता हूँ, एनसीईआरटी को तुमको डिकोड करना है, पढ़ना है। तुमको थ्योरी में एनसीईआरटी में कहीं भी सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं दिए,
सिर्फ नाम दिया है कि सलाइवरी ग्लैंड होती है, और वो भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स में। ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, बताई थी, सीधा पाइप है, सीधे पाइप के बाहर एक सलाइवरी ग्लैंड यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, तीनों की नलियाँ आके अंदर अपना सलाइवा पोर कर रही है, ठीक है, मुंह के अंदर। तो उसने सिर्फ इतना दिया है कि सलाइवरी ग्लैंड होती है, कितने टाइप की होती है, क्या नाम है, थ्योरी में कहीं नहीं दिया है, बट डायग्राम में दिया है, वो पूछ लेगा, ठीक है। सबसे पहली सलाइवरी ग्लैंड कौन सी दी है इसने? अच्छा, तुमने पढ़ा होगा ना सबने, सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ा होगा, कितने टाइप की होती है पता है, ठीक है। तो तुमको थ्योरी में एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया, थ्योरी में चेक करना, नहीं मिलेगा, बताना, बता दो। तीनों टाइप की, मेरे पास भी वही है यार, मेरे इसमें तो नहीं दिया, दिखे तो बता दो, मैं भी देख लूँगा। मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा अभी, ठीक है। बट इस डायग्राम में जब तुम स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो यहाँ पे भी तुमको तीनों ग्लैंड्स दे रखी है, अलग से डिस्क्राइब नहीं किया, बाद में कर रखा है, डायग्राम उन्होंने यही बना दिया है, ठीक है। सबसे पहली है पैरोटिड, सेकंड है सब मैक्सिलरी, थर्ड है सबलिंगुअल, ठीक है। ये तीन यहाँ पे दे दी उन्होंने। अब इनके कुछ कुछ चीज़ें अदर नेम्स दे रखे, वो मैं यहीं तुमको लिख देता हूँ। हाँ, सब मैक्सिलरी को सब मैंडिबुलर बोलते हैं, ठीक है, और सब लिंगुअल थर्ड वाली होती है। फर्स्ट पैरोटिड, सेकंड सब मैक्सिलरी है सब मैंडिबुलर, और थर्ड है सब लिंगुअल। लिंगुअल मतलब टंग, टंग के नीचे, टंग कभी तुमने देखा होगा तो मिरर में कहीं भी टंग को ऐसे करते हो तो एक फमारा निकलता है छोटा सा, कभी किसी ने देखा हो तो, ठीक है। तो वो सब लिंगुअल के नीचे जो रहती है ना, वो प्रेस होती है, इसलिए निकलता है। ये हो गया सब लिंगुअल का। पैरोटिड अपने जॉ एंगल होता है ना, यहाँ पे कहीं होती है मोलर्स या प्री मोलर के बीच में उसकी डक निकलती है। तो जब भी तुम डेंटिस्ट के पास अगर तुम्हें कोई गए होंगे तो यहाँ पे तुमको रुई रखता है दांतों के बीच में, वो इसीलिए ताकि जब तुम्हारा मुंह प्रेस होगा, दांत जब प्रेस होंगे ना तो डक प्रेस होगी और सलाइवा निकलेगा, तो रुई रख देता है कि वो सलाइवा मुंह में ना आए और बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो उसको काम करने में डेंटिस्ट को, इसीलिए वो मोलर्स के यहाँ तुमको रुई फंसा देता है इधर उधर दोनों साइड, ठीक है। ये हो गया बस। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी को बकल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रहा हूँ, पक्का सबको? नोट्स तुम या तो वीडियो तक के बाद में बना लेना या साथ साथ में बना रहे हो तो वेरी गुड, बट हाँ तुमको पढ़ना ऐसे ही है, बात मानो, ठीक है। मेरे भी 350 आए थे, 350 में से, और मैंने बहुत पढ़ा था बाहर से, ये मैं बता रहा हूँ बहुत। कैसे? मैंने 5 बुक्स लगाई थी ऑब्जेक्टिव की, जिसमें हर चैप्टर के मैंने 1000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाए, बाहर के सारे लगाए, याद भी किए थे, जो मुझे बुक में नहीं मिला, रेफरेंसेस में भी नहीं मिला, कोई अदर बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल में भी नहीं मिला, वो भी बुक में कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे बहुत पहले जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होती थी, केरला, पीएमटी, महाराष्ट्र, इधर उधर की, हर स्टेट की अपनी होती थी, उनमें बाहर से क्वेश्चन आते थे। तो वो जब तुम क्वेश्चन लगाओगे ना, वो तुमको मिलेंगे ही नहीं कहीं, ना रेफरेंसेस में मिलेंगे ना इसमें, तो वो भी याद किए थे। लेकिन अब जो नीट होता है अपना, जो एनटीए लेता है, इसमें वो कभी क्वेश्चन देते ही नहीं, तो याद ही क्यों करना है तुमको, समझ गए? तुमको अगर 720 का पेपर है, बायो में 350 360 तक आराम से ले आओगे, अगर तुमने पूरी एनसीईआरटी के जैसे मैं अभी बना रहा हूँ ना, ऐसे सिर्फ चार्ट्स बना लिए और लिख लिया, तो तुमको सारा काम हो जाएगा। मतलब तुमको आराम से आ जाएंगे यार 350। मेरे को 2 गलत हो गए थे फिल्म मिस्टेक से, तुम वो भी मत करना, ठीक है। फेरिंक्स शॉर्ट होता है, इसोफेगस थिन होता है, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बुक में लिखी हुई है, तुम भी यही नोट कर लेना, ठीक है। जेजुनम लॉन्ग कॉइल्ड होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक होता है हाईली कॉइल्ड, एक होता है लॉन्ग कॉइल्ड, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो इलियम को बोलेगा हाईली कॉइल्ड और जेजुनम को बोलेगा लॉन्ग कॉइल्ड। ड्यूडेनम तो ज़रा सा होता है, ये रहा सी शेप। देख जेजुनम कौन सा शेप का दिख रहा है तुम लोगों को? अबे देखो हाँ, सब अपना अपना पर्सपेक्टिव दो, कोई गलत थोड़ी, बुक वाले ने अपने हिसाब से लिख दिया, तुम अपने हिसाब पूरा। ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ ख़त्म होगा, समझ गए ना? ये और फिर यहाँ से घूम के ये जा रहा है, जे शेप हो गया। ड्यूडेनम कौन से शेप का दिख रहा है? तो थोड़ा देख के ही बोल लो, सी दिख रहा है ना, यहाँ से ये सी। तो ये क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन भी आता है ऐसे कि स्टमक का शेप क्या होता है, वो तुमको सी दे देगा, जे दे देगा, इन्वर्टेड सी दे देगा, कुछ भी दे देगा। सेम विद ड्यूडेनम, पुरानी एनसीईआरटी में ड्यूडेनम का शेप उन्होंने यू दिया था,
अब पता नहीं कैसे दिया था, बट अभी तुमको सी दिख रहा है ना, अभी उन्होंने करेक्ट करके सही कर दिया है, जो तुमको दिख रहा है वही उन्होंने भी लिखा है, पहले उन्होंने पता नहीं क्या सोच के लिखा था, बट अभी सही है। सी है, जे है, 2 क्वेश्चन हो गए, ये हो गया। हाँ, जेजेनम अपना था लॉन्ग कॉइल्ड, ठीक है। ड्यूडेनम का ऐसा कोई पॉइंट दिया नहीं कॉइल वाइल के फॉर्म में, क्योंकि सी शेप में क्या ही कॉइल करोगे तुम, ठीक है। ड्यूडेनम के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट है जेजेनम, लॉन्ग कॉइल, और उसके बाद आता है इलियम में हाईली कॉइल। ठीक है, ये तो क्वेश्चन तुमको यहाँ भी आ जाता है, जब तुम क्वेश्चन लगाओगे ना तुमको मिलेगा कि जेजेनम लॉन्ग कॉइल, इलियम हाईली कॉइल, तुम यहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तुमने चाहे पूरा चैप्टर पढ़ लिया हो, सारे एंजाइम्स याद कर लिया हो, सब कुछ याद होगा, तुम कहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, लॉन्ग था या हाईली कॉइल था या कम कॉइल, कुछ भी और तुमको वर्ड्स दे देगा वो, लॉन्ग, हाईली, थिन, थिक, कुछ भी दे देगा, वहीं कंफ्यूज हो जाओगे तुमको पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ है और तुमने याद तक नहीं रखी होगी, ठीक है। क्योंकि मुझे कैसे याद हुई है, मैंने भी नहीं पढ़ी थी, मैंने बुक पढ़ी नॉर्मल जैसे अपन रीड करते हैं, रीड कर लिया, फिर जब क्वेश्चन लगा क्वेश्चन गलत चलेगा, क्वेश्चन गलत गया, फिर देखा तो क्वेश्चन क्यों गलत गया, और बहुत सिली, फिर इन्हीं को अपन बोलते हैं कि सिली मिस्टेक हो गई। जब तुम क्वेश्चन दोगे, टेस्ट दोगे, तो टेस्ट में तुमको स्टार्टिंग में अगर तुमने फिर भी पढ़ा, कितना भी पढ़ लो तुम, 10-15 क्वेश्चन तुम्हारे गलत जाएंगे, ऑन एन एवरेज जाते हैं, ठीक है। मेरे गए थे, मैं अपना बता रहा हूँ, तुम्हारे हो सकता है नहीं जाते होंगे, ज़्यादा जाते होंगे, बट एवरेज मेरे जो जाते थे स्टार्टिंग में 10-15 जाते ही थे। कितना भी पढ़ लूँ, नहीं पढ़ूँ तो भी उतने जाते थे, और पढ़ूँ तो भी उतने जाते थे। बट फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया था कि जो क्वेश्चन गलत जा रहे हैं ना, उनको एटलीस्ट रिव्यू तो कर लूँ गलत क्यों जा रहे हैं, और आके यही बोलता था कि मैंने पढ़ा तो बहुत सारा था, बाहर से रेफरेंसेस पढ़ी थी, क्वेश्चन लगाए थे, मॉड्यूल किए थे, सब किया था, ऐसे क्वेश्चन गलत चले जाते थे। वहाँ लॉन्ग कॉइल हाईली कॉइल पूछ लिया, वहाँ तुम सोच भी नहीं पाओगे इसमें, इसको देख के बताओ कौन सी दिख रही है लॉन्ग और कौन सी हाईली कॉइल, इसमें से वो मैंने नहीं बताया। अब बताओ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम तो वहाँ दिख गया, जेजेनम और इलियम इसमें है, अब इसमें लॉन्ग कॉइल्ड कौन दिख रही है और हाईली कॉइल्ड कौन दिख रही है, बता दो, करो गैस। करो, दोनों सेम ही दिख रहे हैं ना, जेजेनम इलियम, क्या डिफरेंस दिख रहा है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा खिच पिच कर रखा हो और यहाँ थोड़ा कम कर रखा हो, नहीं है ना। तो अपने को ड्यूडेनम के बाद जेजेनम में याद ही कर लो, लॉन्ग कॉइल है तो है, ये हाईली कॉइल है तो हाईली मतलब बहुत ज़्यादा कॉइल होगा। सपोज अगर तुमको कोई एक पाइप दूँ, उसको तुम कम ऐसे मोड़ तड़ोड़ के चिपका दिया, वो जेजेनम होगा, लॉन्ग कॉइल होगा। अच्छा पहले ये तुम्हारा लॉन्ग कॉइल होगा, हाईली कॉइल क्या होगा, ये ऐसा, ये दिख रहा है हाईली कॉइल्ड। तुमको एक पाइप दूँ, उसको तुम आड़ा टेढ़ा ऐसा, या अपने वो अपने दिवाली वाली पे फ्रीज लगाते हैं, फ्रीज हाईली कॉइल्ड हो जाती है आड़ी टेढ़ी होके, ऐसी लॉन्ग कॉइल्ड क्या होगी, लॉन्ग होगी बट कॉइल्ड होगी, तो लॉन्ग कॉइल्ड और ये हाईली कॉइल्ड। बट ये तुमको डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो तुम कैसे पता करोगे, याद कर लेना, ठीक है। या फिर नहीं याद करना है तो तुम एक काम करना, इसको ज़्यादा खिंचपिच कर देना, ऐसे ऐसे ऐसा कर देना अपनी बुक्स में कर देना, बुक तुम्हारी है, तुम फाड़ो कुछ भी करो, ऐसा कर दिया ना तुमने, तो तुम जब भी डायग्राम देखोगे तुम्हारे विजुअल में ये छप जाएगा डायग्राम। जब इसको देखोगे तो तुमको यहाँ दिखा था ना, तुमने कुछ खिंचपिच बहुत ज़्यादा किया था, तो तुमको दिख जाएगा पहला ड्यूडेनम आता है, सेकंड जेजेनम, थर्ड इलियम, तो इलियम में तुमने बहुत ज़्यादा ऐसे कर दिया था, मतलब हाईली कुछ हो रही है। लॉन्ग में समझ रहे हो कि ये लंबी है बट ये हाईली है, तो जब तुम्हारे दिमाग में विजुअल रिप्रेजेंटेशन छपेगा ना, और तुम यहाँ पे जे भी लिख देना और सी भी लिख देना अपनी अपनी बुक्स में, तो देखोगे तुम स्टमक को देखते से तुमको जे नहीं भी याद करोगे ना, तो भी दिमाग में छप जाता है कि नहीं यार ये जे जैसे दिख रहा, ये सी जैसे दिख रहा, या मैंने कुछ किया था बहुत ज़्यादा ऐसे एंटेंगल, तो हाईली हो गया। तो तुमको जब क्वेश्चन बनेगा ना जेजेनम इलियम से, तो तुम गलत नहीं करोगे। अगर मैं तुमको अभी यहाँ नहीं बताता कि हाईली कॉइल लॉन्ग कॉइल, तो शायद तुम गलत करते, मोस्ट ऑफ द 80% लोग तुम में से गलत करते हैं, क्योंकि जब अपन पढ़ते हैं इतना ज़्यादा फोकस से नहीं पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ दिया है पढ़ लिया, जो मेन है समझ लिया, वरना बाहर में जा, ऐसा पढ़ना। हाँ मैंने बेटा, हाँ मैंने एग्ज़ाम दे के तभी तुम एक बार में निकाल लेना, ऐसा ठीक है। देख मैंने ऑब्जेक्टिव्स लगाए, बहुत लगाए, एक चैप्टर के 1000 ऑब्जेक्टिव बहुत होते हैं, बहुत होते हैं।
कैमरे के बाहर आके बोलूँ, ठीक है है ना। तो मैंने इतने लगाया ना कि मुझे पता है क्या काम का है। मैंने बहुत पढ़ी, रेफरेंसेस बहुत पढ़ी है। तुमने ट्रूमैन्स का नाम सुना है किसी ने? बहुत स्टैंडर्ड, प्रदीप सुना है? प्रदीप सुना होगा ना, 9th में भी चलती है, यहाँ भी चलती है, बट यहाँ उससे भी स्टैंडर्ड रेफरेंस आती है जिसको सबसे ऊपर माना। ABC सुना है? ABC, तो ABC और इन सबसे भी ऊपर आती है ट्रूमैन्स। ट्रूमैन्स की बुक देखना कभी, बहुत मैंने पढ़ी है और तब याद भी की थी, बट भूल जाते हैं, कोई मतलब की नहीं है वो, ठीक है। तो और NCERT मुझे बहुत बोला था मेरे साथ वालों ने, भाई पढ़ ले NCERT, पढ़ ले, वहीं से आएगा। मेरे को यह था कि नहीं, मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, समझ के पढ़ा, बहुत अच्छा तो याद रह गया। वहाँ उसने पूछ लिया लॉन्ग कॉइल्ड हाईली कॉइल्ड, लग गए। फिर आखिरी वाले में जो अभी दे के आया हूँ, इसमें मैंने ये पढ़ी थी, ठीक है, इसमें पढ़ी थी, ये देख लो, ठीक है। नहीं समझ में आया था ना, तभी तो दिया था। नहीं, सेकंड में पढ़ा तो था मेरा, बट सेकंड में 10 नंबर से रुका था और थर्ड में 13 नंबर से रुका था, इसीलिए किस्मत भी होती है यार, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। भाई ये क्या हो गया? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कैसा दिख रहा है तुमको? अरे छोटा मतलब नैरो दिख रहा है, ब्रॉड दिख रहा है? नैरो दिख रहा है या ब्रॉड दिख रहा है? वो नहीं पढ़ने वाले पीछे वाले तुम्हारे क्लास वाले ही हो? यहाँ पढ़ लो या आराम से फ़ोन चलाओ, बात करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक और दे देना मैंने भी दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब समझ जाओगे तब पढ़ लेना, है ना। दे दियो। तुम में से भी होंगे किसी के 1-1, 2-2, 3-3 भी होंगे, क्लास में भी रहते हैं, मेरे साथ में भी हैं जो 4-4, 5-5 वाले भी हैं, बहुत 30 एज वाले भी हैं, ठीक है। तो जितनी जल्दी समझ जाओ कर लो, नहीं समझो तो देते रहना, कोई एज लिमिट तो है नहीं वैसे भी अभी, बढ़िया आराम से दो। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स छोटा सा पोर्शन है, नैरो दिख रहा है, और ट्यूबुलर देखो कैसे समझाता हूँ। सपोज ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन या ख़त्म होगी ना, और सीकम है, सीकम के नीचे एक छोटा सा पाइप जैसा जा रहा है, तो जब तुम खाना खाओगे और खाना यहाँ से यहाँ आएगा ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो इसमें फंस जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में खाना फंस जाएगा। तो कोई खाना अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा दिन तक पड़ा है तो सड़ जाएगा ना, सड़ जाएगा, उल्टे सीधे बैक्टीरिया में ग्रो होंगे, फंगस लगे, जो भी होगा, फिर वो पेन होगा, अपेंडिक्स सूजेगा। अगर कोई चीज़ कहीं सड़ रही है, सपोज अगर बॉडी का ऑर्गन ही अपना, यहाँ मेरा कट लग जाता है, और कट लगने के बाद गलती से अगर मैंने पानी वानी डाल दिया या पानी में रखा, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो चीज़ सड़ जाएगी। सड़ने के बाद स्वेल हो जाती है ना, आसपास से मोटी मोटी चमड़ी हो जाती है, खराब वाइट और ऐसा मैशी सा हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर कोई खाना घुस गया गलती से, ठीक है, अपनी गलती नहीं है, गलती से घुस गया बॉडी की, ठीक है, तो वो खाना फट जाएगा। खाना फट जाएगा तो क्या होगा, पड़ा रहेगा वहीं। अब यहाँ से ऊपर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। अब थोड़ा बहुत अगर आड़ी टेढ़ी इंटेस्टाइन ऐसे वैसे हुई भी हो, थोड़ा निकल गया, थोड़ा भी कहीं रह गया तो ये क्या होगा, खाना फटेगा, बहुत टाइम तक पड़ा रहेगा, फिर तुमको पेन होगा धीरे धीरे, क्योंकि स्वेल होगा। कोई भी चीज़ अगर कुछ ख़राब होती है, कुछ होती है, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग होगी, आसपास की जो चीज़ें होगी वो प्रेस होगी, बॉडी में नर्व्स वर्व्स होती है, बॉडी सिर्फ इतनी तो है नहीं, इसके आसपास ज़रूर कुछ होगा, वो प्रेस होगा, ठीक है, तो उससे तुमको पेन होगा। पेन हुआ, फिर तुमको बहुत ज़्यादा पेन होगा, फिर तुम डॉक्टर को बताओगे, डॉक्टर बोलेगा खाने को निकालने के लिए ही काटना पड़ेगा, और काम का कुछ है नहीं, तो इससे तो बेटर है ना काट के फेंक दो, ऐसा, ठीक है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को इसीलिए फिर काट दिया जाता है अगर कभी ऐसा होता है तो, ठीक है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बाद आते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का लिख ले नैरो ट्यूबुलर। अगर क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ याद रखना, नैरो और ट्यूबुलर होता है, ठीक है ना। ये हो गया। सीकम भी ज़रा सा होता है। ये स्मॉल ब्लाइंड सैक, जो डेफिनेशन से जो वर्ड्स है ना उनको याद ही कर लेना, समझ रहे हो, अपनी लैंग्वेज मत घुसाना है यहाँ, ठीक है। कि सीकम में हमने कुछ देखा, हमने अपनी अंग्रेजी झाड़ के उसमें डाल दी, वो तुमसे पूछेगा ये कि स्मॉल ब्लाइंड सैक क्या होता है, ऐसे ही दे देगा स्मॉल ब्लाइंड सैक। चलो मैं तुमको 2 ऑप्शन दूँ, ठीक है, कि स्मॉल ब्लाइंड सैक इज, तुम बात कर लो चारों, बढ़िया, ठीक है। अरे कर लो भाई, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कर अच्छे से कर, ठीक है। देखो तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, स्मॉल ब्लाइंड सैक क्या होता है, 2 ऑप्शन देता हूँ, एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और एक सीकम। मैंने तुमको ये नहीं पढ़ाया है, तुम अपने दिमाग से बताओ कि स्मॉल ब्लाइंड सैक तुम किसको बोलोगे।
सीकम को बोलोगे या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को बोलोगे? सीकम को ही बोलोगे, बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, कुछ कुछ होंगे जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि स्मॉल तुमको दिखेगा तो तुमको लगेगा कि नहीं यार वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी तो स्मॉल ही होता है। सीकम में लिखा ना, हाँ, सीकम स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है, ठीक है। और ब्लाइंड सैक भी तुम देखोगे कि नहीं यार यहाँ पे तो बंद है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बस एंड हो गया, तो ब्लाइंड सैक भी हो गया, सैक मतलब बोरी होती है, तो ब्लाइंड सैक भी हो गया और स्मॉल भी है। तो मोस्ट ऑफ द अगर तुम दिमाग लगा के कर रहे हो तो तुम वर्मीफॉर्म नैरो आया तो वर्मीफॉर्म, और स्मॉल ब्लाइंड सैक आया तो सीकम। मैं वही बोल रहा हूँ कि तुमको नहीं देगा वो, देगा ही नहीं वो देगा ही नहीं। हो जाओ। तो तुम लोगों को जाना है तो तुम जा सकते हो, मुझे रिकॉर्ड करना है और तुम्हारा लेक्चर लेना है तो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। पढ़ना हो तो पढ़ो, वरना कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। हाँ, सीकम होता है स्मॉल ब्लाइंड सैक, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है नैरो ट्यूबुलर। तो जब तुम्हारा डाइजेशन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको, तो जब भी टेस्ट तो सर को बोलना सर सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन देके देखो और ना बने एक भी क्वेश्चन 90। मैं हाँ कर तो सकता हूँ, लेकिन अरे टाइम बहुत लगता है, मुझे टाइम का इशू रहता है। या तो मैं कर दूँगा अगर मुझे सही में टाइम मिला तो, वरना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ 90 में से एक क्वेश्चन ना भी, एक भी क्वेश्चन नहीं मिले ना तो मुझे आके बता देना कि सर ये चीज़ आपने नहीं पढ़ाई थी और आ गई, बट एनसीईआरटी से थी, ये याद रखना है ना, बाहर की नहीं है ना, सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ लेना। मैं मेरे एक्सपीरियंसेस बता दूंगा, बुक्स भी ला के। ये क्वेश्चन आया ना अगर तुमको कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और सीकम में स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है, नैरो ट्यूबुलर होता है, तुमने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया ना और तुमको डायग्राम याद रहा, तुम लगा के आओगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पक्का, श्योर हूँ मैं, क्योंकि स्मॉल दिख रहा है। ब्लाइंड सैक क्या होता है, जहाँ चीज़ें एंड हो जाती है, ठीक है। अगर अपने हाथ का ब्लाइंड सैक बताऊँ तो फिंगर के टिप, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें एंड हो रही है, ब्लाइंड मतलब उसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर तुमको मैं बॉडी में भेजूँ अंदर से और तुम उंगली के इस पोर्शन पे आ जाओ तो इसके आगे तुमको दीवार दिखेगी ना, कुछ दिख ही नहीं रहा, ब्लाइंड सैक, ठीक है। तो स्मॉल ब्लाइंड सैक यहाँ पे कौन सा है तुम्हारा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दिख रहा है ना तुमको, तो सीकम थोड़ी स्मॉल ब्लाइंड सैक, यहाँ पे क्या लिखा है, सीकम स्मॉल ब्लाइंड सैक है, तो ये याद कर लेना, ठीक है। आएगा और गलत किया तो फिर तुम्हारी गलती है, बोल देना सिली मिस्टेक हो गई, अगली बार सही कर लेना, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी गलतियाँ मैंने की है मेरे टाइम पे। हमको जो हमारे टीचर ने पढ़ाया था उसने ऐसे नहीं पढ़ा था कि बता दिया और हर एक चीज़ को बता रहा है, उसने बोला था पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये होती है, ये होती है, इसोफेगस, स्टमक आया, पेनक्रिया, यहाँ से अपने ये 2 डक्ट दे रहा है, ये लीवर की डक्ट्स आई, ड्यूटनम, जेजुनम, विलियम, गोल गोल घुमा के एनफ तक खत्म, और फिर थ्योरी पढ़ा दी। अच्छा थ्योरी में ये होता है, फिर हमने भी थ्योरी पढ़ी है, बट जब तुम थ्योरी को प्रेजेंटेबल फॉर्म में लगाओगे ना तुमको याद रहेगी। सपोज अगर मैं तुमको बोलूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, ये नहीं था, ये था हाँ, कि डाइजेस्टिव चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है, और टाइम 2 बच्चों को अगर मैं बिठाऊं, ये रहा पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, पढ़ो और समझो, ठीक है। तो जब तुम ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे और समझोगे ना तो शायद तुमको 5 मिनट लगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं और सेकंड बच्चे को मैंने चार्ट दे दिया और बोल दिया इसको पढ़ ले भाई, ठीक है, और एक को ये दे दिया तो इसको पढ़, कौन जल्दी पढ़ लेगा, चार्ट वाला जल्दी पढ़ लेगा। और क्वेश्चन भी बना के दिया ना बाद में तो चार्ट वाला कर लेगा, क्योंकि उसको यहाँ दिख रही है कि कंपोनेंट्स में 3 चीज़ें होती है, यहाँ वो पढ़ तो लेगा लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाएगा, हो सकता है कुछ मिस कर दे, जो कि अपन हमेशा करते हैं पढ़ते टाइम, ठीक है। तो तुमको इसी फॉर्म में सारे चैप्टर्स के सारे पैराग्राफ लिखने हैं। एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बनेंगे यार, 10-15 बन जाएंगे, 20 बन जाएंगे, बट 20 को तुम एटलीस्ट आधे घंटे में या 1 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। एक चार्ट को पढ़ने में तुमको 1 मिनट ही लगता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बहुत होते हैं। तुम पढ़ना स्टार्ट करो, फूड प्रोवाइड एनर्जी, ऑर्गेनिक मटेरियल, ग्रोथ एंड रिपेयर में काम आता है, ठीक है। मेजर कंपोनेंट 3 होते हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल, मेटाबॉलिक डिहाइड्रेशन, ये स्मॉल क्वांटिटी इनऑर्गेनिक। डेफिनेशन में 3 स्टेप होती है, कॉम्प्लेक्स सिंपल वाली, मैकेनिकल बायोकेमिकल वाली, एंजाइमेटिक में हाइड्रोलिटिक वाली, खत्म। 30 से 40 सेकंड लगते हैं इसको अगर एक बार पढ़ा हुआ है तो समझने में। अच्छे से पढ़ो तो 1 मिनट लगता है, बट इसको पढ़ने जाओगे ना बार बार बहुत टाइम लगेगा और दिमाग अलग ख़राब होता है इसको देख के कि यार इतना सारा है, फिर ये पलटाते जाओ, इतना सारा है, कौन पढ़ेगा। बट चार्ट रहे तुम्हारे पास, 10 चार्ट भी दिए ना तुमको डाइजेशन के ऐसे, तो तुम बहुत जल्दी कर लोगे और इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। लिख के ले लो, एक भी जाए तो मुझे बता देना।
और गलती से मैं गलत हो भी गया और 1-2 चले भी गए, बाकी तो सही हो जाएंगे ना। वैसे तो नहीं जाएगा, श्योर हो 100%, ठीक है। 1-2 गए भी तो बाकी तो तुम्हारे सही है ना। तो तुमको क्या है, अगर 360 में से 340, 350, 355 भी आ जाते हैं बाहर का नहीं पढ़ के, सिर्फ ये पढ़ के वो चार्ट के फॉर्म में, तो तुम्हारा क्या नुकसान जा रहा है। बाहर का पढ़ोगे टाइम अलग लगेगा, समझ में अलग आएगा नहीं, सारी चीज़ें याद नहीं रहनी। ये देखो लिखे हैं मैंने, विटामिन लिखे हैं सारे, कोई काम नहीं आने ना तुमको पढ़ाने वाला मैं, ये कई काम के। जाना है किसी को, कोई बोलो जाना है, चले जा भाई। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ बता रहा था, तुम लोग अपनी बुक्स में भी ये चीज़ें ऐड कर लेना, ठीक है। ओरल कैविटी को बखल कैविटी करवा दिया, ये हो गया, ये हो गया, जेजिनम विलियम, सिग्मॉइड कोलन लिख दिया, ये हो गया, स्मॉल ब्लाइंड सैक, सीकम स्मॉल ब्लाइंड सैक है, ठीक है, याद कर लेना, अब भूलना नहीं। नैरो ट्यूबुलर वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है। इलियम हाइलीकॉइड लिख लिया। अफेंडिंग कॉलॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। जितनी चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ सारी एनसीईआरटी की, एक पॉइंट बाहर का नहीं लिखूँगा, जहाँ लिखूँगा मैं बता दूंगा कि यार ये बाहर का है, बट वो बहुत या तो समझने के पर्सपेक्टिव से तुमको इम्पोर्टेंट होगा कि समझना है, इसीलिए मैंने वो चीज़ बाहर से बताई है, या फिर आया हुआ क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो बताऊँगा, वरना मैं नहीं बता रहा कुछ भी चीज़। इसमें भी तुम अगर पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। टंग पढ़ो, टंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, 4 टाइप के पेपिला, 4 में क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो टंग पे भी तुमको कोई भी बुक उठा के देख लो, रेफरेंस या कोई मॉड्यूल उठा लो, बहुत सारा दिया है। टीथ में उठा लो, इतने जानवर के, रैबिट में ये होता है, खरगोश में ये होता है, एक ही होता है दोनों, रैट में ये होता है, एलिफेंट में होता है, उसके टफ कैसे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन क्या करना तुमको क्वेश्चन का, जब दिए ही नहीं इसमें, समझ गए। तो ऐसे, हाँ, अब मुझे बताओ, ये कॉलॉन है, सीकम खत्म हुआ, सीकम के बाद कॉलॉन आता है। कॉलॉन 4 पार्ट में होता है। असेंडिंग ऊपर जा रही है, ट्रांसवर्स साइड में जा रही है, नीचे आ रही है तो डिसेंडिंग, और एफ शेप की बन रही है तो सिग्मॉइड, और सिग्मॉइड होता है एफ शेप। इसको देखो यहाँ से पढ़ोगे ना, ये मतलब ऐसा तो ही नहीं कि अपन ऐसे कैसे खड़े रहते हैं, बैठते हैं, आड़े होते हैं, तो ये भी आड़ी होती है तो एफ जैसे दिखती होगी, ठीक है। यहाँ तुमको एफ देखो, कैसे भी देखो एफ दिख रहा है ना, तो सिग्मॉइड कॉलॉन होती है, ठीक है। ये ठीक है, अगर इंसान आड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, सिग्मॉइड समझ लो उसको, ठीक है। एफ ये होता है जो जहाँ बैंड हो रही ना, सिग्मॉइड पोर्शन होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन और डिसेंडिंग कॉलॉन, मैंने तुमको अभी पढ़ाया नहीं है, अब पूछ रहा हूँ। ये तो चलो तुम लोगों ने सबने बोल दिया हाँ सिकम होता है, अब बताना ज़रा असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग में से सबसे बड़ी कौन सी है? सॉरी, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? बड़ी छोड़ दो। बहुत अच्छे से एंजाइम पढ़ें कि यार ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है, मेरे को नहीं पता क्या होता है ना, इसमें दिया होगा, ठीक है। तुमने बहुत अच्छे से बाहर से रेफरेंस से पढ़ लिया कि ये होता क्या है, मैंने पढ़ा था, याद नहीं है अभी, ठीक है। ये क्या होती है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, कैसे वर्क करती है, इसका फंक्शन क्या है, सब पढ़ लिया, बट वो पूछेगा क्या, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कॉलॉन। हो गई सिली मिस्टेक, वहाँ सोचोगे कौन सा इजी है, अब सारे तो बराबर हैं, अगर तुम वो बनाओगे। ये है, धन्यवाद। ये है, ऐसे दिखता है अपने को कॉलम, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा, तो सारे तो सेम दिख रहे हैं, सारे सेम दिख रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? याद कर लेना, असेंडिंग कॉलॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कॉलॉन, ठीक है, असेंडिंग, ठीक है। जब तुमने लगाया बट तुम 100% श्योर नहीं थे नहीं थे ना, कंफ्यूज हुए थे चेंज करने में, अब वहाँ तुक्का गलत पड़ जाता तो हो जाती सिली मिस्टेक तुमसे भी, ठीक है। तो सिली मिस्टेक्स मत करना यार, अवॉइड करना जितना हो सके, ठीक है। मैं तुमको वही बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा और यही तुमको क्वेश्चन में आएगी। तुम बुक्स उठा के देखना, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन लगते हैं ना उनके, तुमको ये क्वेश्चन या तो तुम गलत कर दोगे, या अगर तुमने पढ़ा है बहुत ध्यान देके तो तुम सही करोगे, ठीक है। तो असेंडिंग कॉलॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कॉलॉन, यहीं लिख के रख लो तब ताकि जब तुम डायग्राम देखो तो तुमको यहीं के ये चीज़ें याद हो जाए कि ड्यूडेनम ऐसा होता है, जेजिनम इलियम में से ये ज़्यादा खिंच किया तो ज़्यादा पास में, तो हाईली कॉइल्ड ये है, लॉन्ग कॉइल्ड ये है, याद कर लो उसको, ठीक है। और कॉलॉन में कौन सा, असेंडिंग कॉलॉन सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है। नापना मुझे नहीं पता, उन्होंने नापा नहीं नापा, तुमको यहाँ याद करना है तो याद कर लो, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कॉलॉन कौन है? चल रहा है ना। ये थोड़ा अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, बोर्ड पे ना ज़्यादा अच्छे से लिख नहीं पाते, तो मैं इसको
क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ये ठीक है। ऐसे ही मैं बाकी को भी थोड़ा माफ कर देता हूँ इनको। ये हाईली कॉइल्ड वाला हो गया, ये लॉन्ग कॉइल वाला हो गया, ठीक है। सीकम और ये तो क्लैरिफाई हो रहा है कौन किसका है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज होते मैंने बता दिया, ठीक है। छुट्टी चाहिए क्या किसी को, पक्का? पानी पीना है, पियो ना, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? पानी पीना है, खाना खाना है, फोन खाना है, जो करना है करो, ठीक है। अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना, बाकी चीज़ें करो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ये हो गया, हाँ। तीनों कॉलन हो गई। फिर एफ शेप की होती है सिग्मॉइड कॉलन, ये पहले एनसीईआरटी में नहीं दी थी, बाद में नई वाली एनसीईआरटी में दी है, ऐड की है, ठीक है। सिग्मॉइड एस शेप की होती है, बट अगर अपन साइज़ के अकॉर्डिंग देखें तो फिर तो सिग्मॉइड कॉलन सबसे छोटा है। लेकिन बुक में लिखा है ना कि अफेंडिंग कॉलन स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो अफेंडिंग ही करना है तुमको। माँ सिग्मॉइड आया फिर भी अफेंडिंग करना है, क्योंकि बुक में लिखा है। वो तुमको प्रूफ दे देंगे जब रिव्यू पे आंसर की जाएगी कि देखो हमारी बुक में तो हमने ये लिखा था ना, तुमने अपना दिमाग क्यों लगाया, बोला गया था तुमको लगाने को, नहीं, बस तो याद कर लो, ठीक है। जो है वैसा के वैसा है। अगर सही में तुमको 1 साल में निकालना है ना, तो ऐसे पढ़ लेना, वरना अपने अकॉर्डिंग 1 साल पढ़ के देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के देख लो, पता लग जाएगा, है ना। समझ गए बहुत अच्छे से। सिग्मॉइड कॉलन एस शेप की होती है, दिख रही है छोटी है लेकिन है नहीं। ऑप्शन आया तो तुमको लगाना अफेंडिंग है मतलब है, ठीक है। भाड़ में जाए बाकी सारी चीज़ें, है ही नहीं कॉलन बाकी अफेंडिंग के अलावा, ठीक है ना। और जब भी नोट्स बनाओ कुछ, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अलग कलर से मार्क कर लिया करो, ताकि विजुअल इफेक्ट रहे, तुमको याद रहे कि नहीं। अफेंडिंग को रेड से लिख लिया, बाकी तीनों कैसे भी राइटिंग में लिखो, खिचपिच लिख दो बस, तुमको याद अफेंडिंग होना चाहिए, तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रेक्टम। रेक्टम वो पोर्शन होता है जहाँ जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है ना वो स्टोर होगा, तो रेक्टम में लिख लेना अगर तुमको लिखना हो तो, स्टोर होगा, ठीक है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट स्टोर होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और फिर आता है एनल ओपनिंग। अब इसमें चल आगे आएगा ठीक है। ये डायग्राम देख लिया तुमने अच्छे से। अब तुमको एक अच्छा माउथ सबने पढ़ा है, यहाँ 3 चीज़ें बता रहा हूँ मैं। माउथ है, ओरल कैविटी, बकल कैविटी, ये 3-4 नाम है, ठीक है। एक क्वेश्चन और तुम लोगों से पूछता हूँ, सही से बताना, तुम लोग भी बता दो यार, ठीक है। माउथ है, ओरल कैविटी है, बकल कैविटी है, ठीक है। अब इसमें से मैं जो पूछ रहा हूँ, एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल, मैंने क्वेश्चन दिया है, एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल क्या है, बताओ क्या है। एंटीरियर, ANTERIOR, एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल बताया ना, यहाँ से यहाँ तक की है, बीच में ऐसी आड़ी टेढ़ी होगी, तो एंटीरियर ओपनिंग कौन सी और पोस्टीरियर कौन सी, दोनों बता दो। पोस्टीरियर बता दो पहले तो, पोस्टीरियर ओपनिंग कौन सी एलिमेंट्री कनाल की। देख, ये एंटीरियर साइड होती है अपनी, ये पोस्टीरियर होती है, ठीक है। ये वेंट्रल भी होगी, डॉर्सल भी होगी, लेकिन अभी याद रख लो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर पीछे वाली, एंटीरियर आगे वाली। अब इसमें बता दो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल क्या है। डायग्राम ये रहा, एलिमेंट्री कनाल का डायग्राम शायद मैंने बनाया नहीं बनाया, ये देख लो। यहाँ से खिचपिच करते करते वहाँ पे एलिमेंट्री कनाल खत्म हो रही है, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रही है, वहाँ खत्म हो रही है, देख लो। यहाँ से यहाँ तक जितनी भी है पूरी को बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। अब डायग्राम देख लो और मेरे को बता दो पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल क्या है। डायग्राम देख के बता दो। डायग्राम नहीं दिख रहा तो डायग्राम ऊपर करो। हाँ मारना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एलिमेंट्री कनाल का सबसे लास्ट पार्ट क्या दिख रहा है तुमको? तो लास्ट पोस्टीरियर ओपनिंग वो नहीं होगी क्या? पोस्टीरियर अच्छा, ऊपर कहीं ओपनिंग दिख रही है? वो एंटीरियर होगी। अरे भाई, एक पाइप है, पाइप के 2 ही मुंह होंगे ना, एक ऊपर होगा एक नीचे, बीच में थोड़ी कहीं पाइप इधर उधर जा रहा है। तो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से यहाँ तक ही है, ठीक है। ऊपर से नीचे तक ही एलिमेंट्री कैनाल है, जिसकी 2 ओपनिंग है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो तुमसे पूछा मैंने एंटीरियर ओपनिंग कौन सी है, पोस्टीरियर ओपनिंग कौन सी है। बीच में कहीं से पाइप ना फटा है ना टूटा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है।
अब बता दो पोस्टीरियर कौन सी, एनफ पोस्टीरियर ओपनिंग होती है, ठीक है। अब एंटीरियर बता दो तुम मेरे को, एंटीरियर किसको बोलते? दो ऑप्शन दिए थे मैंने, बकल कैविटी, ओरल कैविटी या माउथ। पक्का सोचो सोचो, वहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा ओरल कैविटी और माउथ में तुमको कि एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से स्टार्ट होगी या यहाँ से होगी। कुछ एंटीरियर ओपनिंग क्या है? हाँ माउथ। ठीक है, माउथ एंटीरियर ओपनिंग। अब देखो अगर तुमको क्वेश्चन आता ना कि एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज, और तुमको 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, ये आ जाते हैं माउथ, बकल कैविटी, ओरल कैविटी, बकल कैविटी के साथ या तो ओरल कैविटी दे देता, या फिर बी ऑप्शन दिया उसने बकल कैविटी, सी दे दिया ओरल कैविटी, और डी ऑप्शन तुमको दे दिया इसोफेगस, क्योंकि अपन मेजरली ये सोचते हैं ना इसोफेगस से स्टार्ट हो रहा है। एक कॉमन क्वेश्चन अपने दिमाग में ये आता है इसोफेगस से, आता है कि नहीं आता भाई? आता है ना, हमको भी आया था, इसलिए आना नहीं चाहिए ये, ठीक है। तो माउथ हो गया अपना, माउथ से स्टार्ट होता है, एनफ पे एंड होता है एलिमेंट्री कैनाल। लिप्स हटा दूं, जो पोर्शन बचा स्टार्ट हो गया माउथ। ये दांत जहाँ घुसे हुए हैं ना, ये वाला पोर्शन, बस माउथ स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो माउथ ये वाला पोर्शन है, ये इसके आगे जो है पूरा अंदर दिख रहा है, ये बकल कैविटी। कैविटी मतलब क्या होता है? ये कैविटी है, ये ओपनिंग है इसकी, ये तो ये माउथ है, ये अंदर कैविटी है। तो ओपनिंग क्या है मैंने पूछा? एंटीरियर ओपनिंग। वर्ड्स पे ध्यान दे लो सब, ठीक है। एंटीरियर ओपनिंग क्या है? बकल तो कैविटी हो गई ना, ये जो समझ में आई, ये कैविटी है। ओपनिंग क्या है? माउथ। माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एनफ इज द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आएंगे, और तुम नहीं पढ़ते ना ध्यान से, तुम पक्का गलत करते हैं। या तो तुक्का मारते हो सही हो जाता, या गलत कर देते हैं, बट 100% श्योरिटी के साथ नहीं लगा पाते, ठीक है। तो अब याद रख लेना इसको, एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तुम पूरा लिख लेना है ना, मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। ये है पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एंटीरियर ओपनिंग, पोस्टीरियर ओपनिंग, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से होगा। बीच में जितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे ना इस डायग्राम से एटलीस्ट, वो मैंने तुमको यही समझा दिए। अब देख लो तुम डायग्राम से कितने क्वेश्चन बन रहे थे ना, बहुत सारे। बट अब ये ना, हाँ चलिए समझाता हूँ ना, अभी रुक जाओ, बचा चलो ये देख लेते हैं। ये सामने क्या दिख रहा है? ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। खाना ट्रैकिया में जाता है क्या? नहीं जाता ना, तो ट्रैकिया के पीछे होगा इसोफेगस। ये चीज़ अब समझ में आई लाइव देख के। ट्रैकिया है, ट्रैकिया के पीछे होगा इसोफेगस। तो ये जो इंसान ऐसे खड़ा है ना, तो ये क्या दिख रहा है? पिंक वाला ट्रैकिया, और ट्रैकिया के पीछे क्या है? ठीक है, और ये और भी पीछे इधर रीढ़ की हड्डी, वो सब वर्टिब्रल एक्स वाई आ गए, ठीक है। तो आगे वाला ये वाला जो पिंक पोर्शन दिख रहा है, ये है तुम्हारा ट्रैकिया। अब अगर वो तुमसे यही क्वेश्चन भी पूछ लेता ना कि ये क्या है, तो आधे लोग यही कंफ्यूज हो जाते कि यार ये क्या है। कोई इसको एपिग्लोटिस लगा देता, फ्लैप समझ के, बहुत लगाते हैं कि यार छोटा सा फ्लैप निकल रहा है, हो सकता है एपिग्लोटिस होगा। किसी ने देखा तो है नहीं तुम में से भी, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रैकिया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो तुम हाँ हाँ, ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस, GLOTTIS, ग्लोटिस। भाई आधे तो ये ऐसे ही रहते हैं। ठीक है,
ग्लोटिस क्या हो गया? ट्रेकिया की ओपनिंग हो गई ग्लोटिस। तो ग्लोटिस को कवर, ट्रेकिया की ओपनिंग को बोला है मैंने ग्लोटिस, तो इसको जो कवर करेगा वो क्या होगा? ऊपर वाली जिसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस ना। हाँ, तो ट्रेकिया की ओपनिंग हो गई ग्लोटिस, उसको जो कवर करने वाला है वो क्या हो गया? एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस अब समझ में आया क्या होता है? ट्रेकिया की ओपनिंग को जो कवर करे वो है एपिग्लोटिस। चलो सुन लोगे अभी, ठीक है। ये अरे यहाँ पे देख, पेन से दिखेगा नहीं, बट ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, नीचे वाला, ये उसकी ओपनिंग है जो मैंने अभी जस्ट मार्क किया है, ठीक है। ये ओपनिंग है, इसके ऊपर ये वाला जो फ्लैप दिख रहा है ना, बड़ा सा जीवान जैसा, जो जीवान खड़ी है, टंग खड़ी है, ये वाला, ये एपिग्लोटिस है। तो सपोज करो यहाँ से खाना फिसल के यहाँ गिरा, तो खाना जब यहाँ पे टकराएगा तो ये ढक्कन इसको बंद कर देगा ना। नहीं समझ में आया? ये है, ये ढक्कन ऐसे हो जाएगा और खाना स्लिप हो गया इसोफेगस में। आया है नहीं आया? रुक जाओ। देखो ऊपर वाला जो एरो है ना, ये नाक है, ठीक है, ये नोज है, हाँ, ये नाक है, ठीक है। ये ऊपर से एयर जा रही है, ये वाला, ठीक है। तो एयर कहाँ आ रही है? ये सामने जो पोर्शन दिख रहा है ना, मिरर में देखोगे, यहाँ पे एयर आ रही है, इस पोर्शन में एयर भी आई। खाना अपन ने यहाँ से खाया, खाना, सांस, दोनों एक जगह जाके मिलेंगे, जो कॉमन पैसेज है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज। पैसेज क्या होता है? रास्ता। तो फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड भी वहाँ से जा रहा है ना, यहाँ से। एयर जो आती है वो भी यहाँ से होती हुई, इंटरनल नर्व से होती हुई यहाँ आती है। जब ऐसे करके देखो, दो छेद दिखेंगे ऊपर, ठीक है, देखना घर जाके सब लोग। तो यहाँ पे एयर आई नाक से, यहाँ पे अपना खाना आया, खाना यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन हो सकता है खाना यहाँ भी खसक जाए। समझ में आ रहा है? अरे बैठ जाओ यार जल्दी। अच्छा हाँ, वीडियो पहले याद दिलाना था ना, ठीक है। देखो बहुत सिंपल शॉर्ट में बता देता हूँ तुमको। ये ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया के पीछे है जब जुड़ा हुआ इसोफेगस। ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। ट्रैकिया की ओपनिंग को जो कवर करता है उसको बोलते हैं एपीग्लोटिस। ट्रैकिया की ओपनिंग ग्लोटिस, उसके ढक्कन को बोला एपी। एपी मतलब अबाउ, अबाउ दी ग्लोटिस इज एपीग्लोटिस। तो यहाँ पे जब तुम ये डायग्राम देखोगे ना, ये डायग्राम बड़ा होगा तो फिर इसमें 12 बज जाएगी ना, बज ही जाएगी वो पक्का, इसको बड़ा भी नहीं कर सकते। हाँ आ गया। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, देखो इसमें दो मुंह दिख रहे हैं तुमको, एक ये ऊपर वाला बड़ा मुंह, एक ये नीचे वाला छोटा मुंह जो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पैसेज है ट्रैकिया का। आगे ट्रैकिया, ट्रैकिया का पैसेज हो गया ये वाला, इधर से देख लो, ट्रैकिया, ट्रैकिया का पैसेज हो गया ये वाला। और ट्रैकिया के ऊपर जो ढक्कन है, ये ढक्कन आके ऐसा लग जाएगा, ढक्कन ऐसे फ्लैप हो जाएगा। ये ऊपर दिख रहा है ना, ये इस पर लग जाएगा तो ट्रैकिया पैक। और जब खाना तुम यहाँ से खाओगे मुंह में से, इधर से, तो यहाँ से खाना सपोज इसको टकराया, इसको टकराया तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आया तो ये ढक्कन बंद ट्रैकिया का, ताकि अपने विंड पाइप में खाना ना फंसे, ठीक है। एपिग्लोटिस का काम ये होता है कि प्रिवेंट द फूड टू गेट इनटू द ट्रैकिया, ठीक है। ये टकराया, ये बंद हो गया तो ये कहाँ स्लिप होगा? फिर इससे स्लिप होते हुए सीधा इसोफेगस में, समझ गए। तो एपिग्लोटिस का काम क्या है? ग्लोटिस को कवर करना, ठीक है। आ रहा है? ये हो गया, हाँ। फिर ये अपने जो ये जो ऊपर वाला पिंक दिख रहा है ना, ये वाला, ये पैलेट है। अपन आ करते हैं और
ऊपर का जो पोर्शन है ना, आगे जो रफ रफ चीज़ें दिखती है ये हार्ड पैलेट, पीछे अगर ज़्यादा टच करोगे ना वो सॉफ्ट पैलेट है। तो ये वाला जो पिंक पोर्शन है इसके आगे का पोर्शन ये सॉफ्ट हार्ड पैलेट है, पीछे का सॉफ्ट। तो ये पैलेट क्या कर रहा है, अपने जो नेज़ल वाला चेम्बर है ना, चेम्बर मतलब जगह, नेज़ल वाले चेम्बर को और ओरल कैविटी वाले चेम्बर को अलग कर रहा है। अगर मैं यहाँ खील ठूस दूँ या काट दूँ इसको अंदर से तो ये तो नाक में खुलेगा ना सीधा। तो पैलेट क्या कर रहा है, अपने नेज़ल चैम्बर और ओरल चैम्बर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हो गया, इसने डिवाइड किया। यहाँ नाक से एयर यहाँ आएगी, ये वाइट में दिख रहा है तुमको पक्का सबको? खाना यहाँ से आएगा तो मुझे लगा वो बोली दिख नहीं रहा। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इधर देख लो, ये वाला जो पोर्शन है ना जहाँ पे एयर भी आ रही है और खाना भी आ रहा है, दोनों चीज़ें आ रही है, तो इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग छोटा सा पार्ट है यार, ये वाला ज़रा सा, जहाँ से दोनों पास हो रहा है। ठीक है, इसके आगे इधर ट्रैकिया आ गई, उधर इसोफेगस आ गया। तो फेरिंग्स की अगर डेफिनेशन में बोलेगा तो शॉर्ट है। फेरिंग्स पूछे शॉर्ट है, लॉन्ग है, ब्रॉड है, वाइड है, कुछ भी बोले शॉर्ट है। ठीक है, फेरिंग शॉर्ट हो गया, एयर आ गई, ये आ गया। ये समझ में आ गया ना कॉमन पैसेज कैसे है। ये दो पिंक समझ में आ गए, ये तीसरा पिंक कान है, कान का जो आउटर पिन्ना है ना, ये तीसरा पिंक वो है। ठीक है, और ये जो रेड वाला दिख रहा है ये रेड है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, और इस पर जो नली आ रही है ये है इसकी डक्ट, स्टैनसन्स डक्ट। नीट का क्वेश्चन है, ये बाहर से है बट याद कर लेना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इकलौता याद कर लेना। और इसको याद करोगे PS से, P फॉर पैरोटिड, S फॉर स्टैनसन्स डक्ट। अब वो PS को तुम कुछ भी बनाओ जो तुमको मन करे। ठीक है, या तो प्ले स्टेशन बना लो, या जो तुमको गंदा आ रहा हो तो गंदा बना लो, अच्छा आ रहा हो तो अच्छा बना लो। ठीक है, मेरे अधिकतर ड्रिंक्स गंदे ही बनते थे इसीलिए तुम अपने बनाना। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये है स्टैनसन्स डक्ट, पैरोटिड ग्लैंड की होती है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट को बोलते हैं स्टैनसन्स डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल के साइड में लगी है, जहाँ से एक नली आएगी, एलिमेंट्री कैनाल में सलाइवा पोर करेगी। दैट्स इट। किससे? स्टैनसन्स डक्ट से। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक तुमको लिखना हो तो PS करके कर लेना, जैसे भी प्ले स्टेशन करो या कुछ नाम अगर तुमको क्रिएट करना हो, जो करना है करना। ठीक है, ये वाली चीज़ देखो कौन सी वाली? अच्छा, वो तो मैं तुमको यहाँ समझा रहा था, स्टैनसन्स डक्ट वाली। देखो ये रेड वाली पैरोटिड ग्लैंड दिख रही है, इससे डक्ट आती हुई दिख रही है, एक नली जो पिंक वाले में जाके घुस रही है। ठीक है, और पिंक वाले के एंड पे घुस रही है। देखा, ऐसा नहीं कि पिंक वाले की स्टार्टिंग पे, एंड पे। ठीक है, एंड पे क्यों है? पिंक वाला पैलेट है, पैलेट के वहाँ ओपनिंग तक आएगी तभी तो मुंह के अंदर सलाइवा दे पाएगी। उस साइड ही रह गई तो कहाँ जाएगा सलाइवा? नाक में घुस जाएगा। ठीक है, अगर वो वहीं रह जाती तो नर्व्स में आ जाता ना वो, बट पिंक वाले को इसने पियर्स करते हुए ओरल कैविटी में ओपन हुई है। ठीक है, आया, ये हुआ, तो इसको बोला स्टैनसन्स डक्ट। ये है पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट। इन दोनों के भी डक्ट होती है, कोई याद नहीं करना। ठीक है, होती है बट आता ही नहीं है तो याद क्यों करना है, छोड़ो। यही कि पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट कौन सी होती है, 4 नाम दे देगा। स्टैनसन्स डक्ट, ठीक है, फेरिंग्स दे देगा, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, शॉर्ट। ठीक है, डायग्राम में पूछ लिया, वैसे उसने लेबल नहीं किया। ट्रेकिया पूछ लेगा, ये पैलेट पूछ लेगा, ये ईयर का आउटर पिन्ना है, ये सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर भी यही है, यही साथ में होती दोनों आसपास, इसलिए उसने एक ही पिंक बना के और दोनों को नाम लिख दिया है। ठीक है, बट फिर भी अगर पूछ ले स्पेशली कि ये क्या है, तो सब मैक्सिलरी तक एरो जा रहा है ना, तो सब मैक्सिलरी लगा देना। ठीक है, ये हो गया। यहाँ कुछ पैरोटिड के स्टैनसन्स तो देखो नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेरिंग्स पूछ सकते हैं, शॉर्ट है, लॉन्ग है, या फिर ब्रॉड है, या फिर एकदम नेग्लिजिबल है, तो शॉर्ट। फिर इधर से पूछ लो तुम, हाँ, ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं?
ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लोटिस बोलते हैं। ट्रैकिया ये एक पाइप है, ट्रैकिया, इसकी ओपनिंग पाइप होता है ना, खाली खाली पाइप को ऊपर से देखोगे तो जो उसकी रिम दिखेगी, उस रिम को बोला है, रिम या वो जो एरिया है, ग्लोटिस। इसका जो ढक्कन लगा हुआ ना ऊपर से, उसको बोला एपिग्लोटिस। तोड़ दो सर, आगे बेटा तुम लोग।